हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज मुस्कान जैन और आज हम पढ़ेंगे प्लांट किंगडम का एक नया डिवीजन जो कि जिम्नोस्पर्म्स है। मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको इस तरह के सारे ही लेक्चर्स हर क्लास के हर एक सब्जेक्ट के फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं और ये आपको एक काफ़ी अच्छी क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करता है। इस प्लेटफॉर्म के इसके चैनल के हर एक बेनिफिट को आप सब जरूर अवेल कीजिए। चलिए इससे पहले कि मैं जिम्नोस्पर्म को स्टार्ट करूं, क्यों ना हम पिछला कुछ रिवाइज कर लें। तो देखो, प्लांट किंगडम के अंदर आते हैं कितने डिविजन्स, प्लांट किंगडम को फर्दर कितने डिविजन्स में क्वालिफाई किया गया है। क्वालिफाई नहीं मैम, इसे तो कैटेगराइज कहते हैं। हाँ भाई, क्लासिफाई किया गया है। क्लासिफिकेशन ही तो वो चैप्टर था जहां से ये प्लांट किंगडम निकल कर आया है, जहां से एनिमल किंगडम आगे जाकर आने वाला है, राइट। तो कौन कौन से डिविजन्स थे हमारे पास? सबसे पहले प्लांट किंगडम में हमने देखा, किंगडम प्लांटे में हमने देखा क्या डिवीजन था, एल्गे, जिसे हमने कंप्लीट कर दिया। देन ब्रायोफाइटा एंड देन टेरिडोफाइटा को हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे अबाउट द जिम्नोस्पर्म्स। ओके, ये हमारा फोर्थ डिवीजन है और इसके बाद एक और डिवीजन आने वाला है एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, एंजियोस्पर्म्स, तो जरा इसके बारे में भी मैं कुछ बता दूं। ये जो डिवीजन आप पढ़ रहे हो इस चैप्टर के अंदर, राइट, ये वाला जो डिवीजन आप पढ़ रहे हो जिम्नोस्पर्म्स, ये ऑलमोस्ट आप समझो कि इस चैप्टर का एंड है। बिकॉज इस चैप्टर के अंदर आपको एंजियोस्पर्म, ठीक है, एंजियोस्पर्म के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बताया गया है। ऑल्दो वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्लांट है, सबसे ज्यादा हाईली डेवलप्ड प्लांट है, राइट, हाईली डेवलप्ड प्लांट है, बट उनके बारे में इस चैप्टर के अंदर आपको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बताया गया है। तो आपको नहीं पढ़ना है। क्यों नहीं पढ़ना है? क्योंकि नेक्स्ट यूनिट में, ठीक है, नेक्स्ट यूनिट में मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के अंदर आप क्या पढ़ोगे भाई? फ्लावरिंग प्लांट से तो एंजियोस्पर्म्स है ना, ठीक है ना। तो चलो यहां से बिल्कुल समझ के चलना कि ये जो आप जिम्नोस्पर्म पढ़ रहे हो, आज का जो लेक्चर आप पढ़ रहे हो, ये ऑलमोस्ट इस चैप्टर की एंडिंग है। इसके बाद आपको सिर्फ मैं एंजियोस्पर्म का जनरल इंट्रोडक्शन प्रोवाइड करूंगी इन आवर नेक्स्ट लेक्चर और फिर हम करेंगे इस चैप्टर के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। इन डिटेल पढ़ना, बहुत आराम से, बहुत ध्यान से और समझते हुए पढ़ेंगे। किसके बारे में? जिम्नोस्पर्म के बारे में, क्योंकि इसके बारे में आपको इसके बाद नहीं मिलेगा। ठीक है, इसके बाद आपको मिलेगा किसके बारे में? एंजियोस्पर्म के बारे में, नेक्स्ट यूनिट में, ठीक है ना, आगे आने वाले नेक्स्ट यूनिट के चैप्टर में। ठीक है, देखो जिम्नोस्पर्म्स क्या है। जिम्नोस्पर्म के बारे में अगर मैं बताऊं तो मैंने इससे पहले जितने भी डिविजन्स पढ़ाए हैं हमेशा उसके बारे में बताना स्टार्ट कहां से किया है? उसके इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप से, है ना, कि वो इवोल्यूशनरी कौन से ऐसे कैरेक्टर्स को शो कर रहा है जिसके बेसिस पर सबसे पहले एल्गे है, देन ब्रायोफाइटा है, देन टेरिडोफाइटा है, देन जिम्नोस्पर्म्स है और देन एंजियोस्पर्म आएगा। तो कुछ ना कुछ तो ऐसे इवोल्यूशनरी कैरेक्टरिस्टिक्स इनके अंदर है ना, राइट। हम इन्हें किस किंगडम, किस क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर पढ़ रहे हैं? आर.एच. विटेकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बेसिस पर पढ़ रहे हैं, राइट। ये जितना भी हम पढ़ रहे हैं किस बेसिस पर पढ़ रहे हैं? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बेसिस पर। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किस बेसिस पर किया गया था भाई? इवोल्यूशनरी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर। तो एल्गे के पास क्या था? एल्गे मैम वो बिल्कुल प्लांट लाइक कैरेक्टर शो कर रहा था, तो उसको एल्गे में रख दिया था, है ना, रख दिया था, ठीक है भाई। लेकिन दे आर द सिंपलेस्ट प्लांट्स दैट एग्जिस्ट, दे आर द सिंपलेस्ट प्लांट्स दैट एग्जिस्ट, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट जब हम उससे आगे बढ़े ब्रायोफाइटा की तरफ, तो जो एल्गे था हमारा, उसका तो बिल्कुल थैलॉइड बॉडी था, उसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं था, ना कोई रूट, ना कोई स्टेम, ना कोई लीफ, कुछ भी नहीं। हाँ, लेकिन जब ब्रायोफाइटा की तरफ आप बढ़े तब आपने देखा कि मैम इसके अंदर तो डिफरेंशिएशंस हैं, है ना। ये जो है वो कुछ एक रूट लाइक स्ट्रक्चर में भी डिवाइडेड है, ये कोई एक स्टेम लाइक स्ट्रक्चर में भी डिफरेंशिएटेड है और इसमें से कोई एक स्टेम लाइक स्ट्रक्चर भी दिख रहा है, बट दे आर नॉट द true root, stem and leaves. They are just root-like structures, stem-like structures and leaf-like structures, but they are not the true root, stem and leaves. इससे जब आप आगे बढ़े, है ना, इससे जब आप आगे बढ़े तो आपको टेरिडोफाइटा में क्या देखने को मिला? मैम अब तो मिल गए, अब तो हमें मिल गए ट्रू रूट, ट्रू स्टेम एंड ट्रू लीव्स, राइट। मिल गए थे ना, कहाँ मिले? टेरिडो में मिले। तो भाई समझ आया ना, एल्गे में डिफरेंशिएशन नहीं था मैम, ब्रायो में डिफरेंशिएशन है लेकिन ट्रू नहीं है मैम, तो एल्गे से बेटर हो गया लेकिन टेरिडो से कम हो गया। टेरिडो में जब बढ़े तो मैम डिफरेंशिएशन भी मिल गया, तो ब्रायो से तो ऊपर हो गया। हाँ, ट्रू रूट, स्टेम और लीफ मिल गए, और तो
और तो और मैम अपन को एक चीज और मिली थी, क्या मिली थी? वस्क्यूलर बंडल्स। क्या मिली थी? वस्क्यूलर बंडल्स। जाइलम एंड फ्लोएम मिल गए थे मैम हमें टेरिडोफाइटा के अंदर। टेरिडोफाइटा से जब आप ऊपर की तरफ आए तो मैम अभी कहाँ आए? अभी तो आएंगे। एग्जैक्टली तो अब समझो ये जो फ्लो चला आ रहा है ये जिम्नोस्पर्म की तरफ कैसे बढ़ेगा। आपके पास क्या क्या थे? रूट, स्टेम एंड लीफ थे, आपके पास वस्कुलर टिश्यूज थे। अब ये जिम्नोस्पर्म की तरफ कैसे बढ़ेगा? ये फ्लो जिम्नोस्पर्म की तरफ ऐसे बढ़ेगा। याद करो जब मैंने लास्ट क्लास में आपको टेरिडोफाइटा पढ़ाया तो एकदम लास्ट में जाके एक सेंटेंस बताया था कि भाई सीड हैबिट ना होती तो बहुत अच्छा होता। ऐसा नहीं होता अपन किसी के शादी में जाते हैं बोलते हैं ये और बना लेते तो और अच्छा होता, तो वैसे ही टेरिडोफाइटा बेचारे रूट, स्टेम, लीफ ले आए, हाँ जाइलम फ्लोएम ले आए, वस्कुलर टिश्यू, फिर भी सीड हैबिट और होती तो अच्छा होता। तो सिमिलरली वो जो सीड हैबिट वहां नहीं थी, ठीक है ना, अब वो उससे हायर डिवीजन में मिलेगी। कहाँ मिलेगी? जिम्नोस्पर्म में मिलेगी। ठीक है, यहां देखने को मिलेंगे आपको कि ये जो प्लांट्स हैं, ये जो ट्रीज हैं, ये डेवलप कर रहे हैं क्या? सीड को। समझे बात मेरी? कहां से घुमा के लेके आती हूँ मैम आप कहानी? भाई घुमाना पड़ता है। देखो गोल गोल रानी घुमाती हूँ तभी तुम प्रीवियस जो था वो याद कर पाते हो और वो नए से कैसे जुड़ रहा है वो कनेक्शन बिल्डअप कर पाते हो। समझे मेरी बात? तो देखो अब आपको एक नया कैरेक्टर जो जिम्नोस्पर्म के अंदर देखने को मिलने वाला है, इट इज द सीड हैबिट। ठीक है, इनके पास क्या मिलेगा? सीड हैबिट मिलेगी। ठीक, चलो बताती हूँ। देखो द जिम्नोस्पर्म्स, ठीक है, जिम्नो का मतलब होता है मैम नेकेड और स्पर्मा का मतलब होता है मैम सीड। तो मतलब दे आर द नेकेड सीड्स, इनके पास कपड़े नहीं है। हाँ, दे आर द नेकेड सीड्स। बिल्कुल मैम, मतलब तो यही समझ आ रहा है, हाँ शब्दों से तो यही समझ आ रहा है दैट दे आर द नेकेड सीड्स और इनके पास कपड़े नहीं हैं। तो मैम दूसरे सीड के पास कौन सा कपड़े होते हैं? हाँ, हमने तो कभी नहीं देखा सीड को ऐसे जैकेट पहन के घूमते हुए। हाँ, कभी नहीं देखा, कभी नहीं देखा। इमेजिन करके देखो जरा, हाँ रिकॉल करके देखो जरा, आज तक दुनिया में जितनी भी तुमने जीवन में तुम्हारे सीड्स देखे हैं, क्या तुमने कभी किसी सीड को ऐसे कवर्ड नहीं देखा? हाँ, कभी भी किसी भी सीड को तुमने ऐसे कवर्ड नहीं देखा कि तुम्हें उसकी पहले सीड कोट हटानी पड़ रही हो फिर तुम्हें एग्जैक्टली उसका अंदर का सीड देखने को मिले? हाँ, देखा है ना? जरूर देखा ना? ईमानदारी से बताओ, देखा है या नहीं? सभी ने देखा है ना कि मैम सीड के ऊपर होता है एक सीड कोट, राइट? और उस सीड कोट के अलावा भी होती है उसके ऊपर एक कवरिंग। और वो कवरिंग किसकी होती है? वो कवरिंग किस चीज की होती है मैम? फ्रूट की। फ्रूट खाते हैं तभी तो उसके अंदर से सीड निकलता है, ऐसे डायरेक्टली सीड कहाँ निकलता है मैम? फ्रूट पहले खाते हैं, उसका बढ़िया सा पल्प जो है वो बढ़िया चबा चबा के चूस के खाते हैं, तब जाके अंदर से उसके सीड निकलता है, फिर उसको हम थूक देते हैं, राइट? फिर उसको आप थूक देते हो। तो ये जो सीड है, ये जो सीड है वो क्या है? कवर्ड है ना? लेकिन क्या शुरुआत से ही सीड बनना ऐसे बिल्कुल कवर्ड ही शुरू हो गए थे? हाँ, बताओ क्या दुनिया में जब सबसे पहले सीड बना टेरिडोफाइटा से जिम्नोस्पर्म की तरफ बढ़ते हुए जब सीड बना तो क्या वो डायरेक्टली कवर्ड था? नहीं था। यही तो कहना चाह रही हैं ये लाइंस दैट जिम्नो मीन्स नेकेड एंड स्पर्मा मीन्स सीड। मतलब ये जो जिम्नोस्पर्म्स हैं इन्होंने टेरिडोफाइटा से तो हायर कैरेक्टर दिखाया कि भाई तेरे पास सीड हैबिट नहीं थी पर मेरे पास है, तो मैं तो उससे ऊपर। लेकिन हर इंसान का कोई ना कोई बॉस होता है, हर इंसान का कोई ना कोई बॉस होता है। इसका भी बॉस आ गया भाई थलाइवी, बोलता है एंजियोस्पर्म जो आएगा ना आगे जाके उसके पास क्या होगा? सीड में भी कवरिंग होगी, उसकी सीड जो होगी कवर्ड होगी। ठीक है, वो कैसे होगी, क्या होगी मैम? सब यही कैसे बता सकते हो आप? फिर एंजियोस्पर्म में क्या पढ़ेंगे? ठीक है भाई, उतना वहीं के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है ना, उतना एंजियोस्पर्म के लिए छोड़ देते हैं। अब देखो जिम्नोस्पर्म की बात अपन कर रहे हैं यार, बार बार इसकी बात जो है कहानी गोल गोल घूम रही है। देखो कहानी सिंपल सी है। टेरिडोफाइटा में जो कैरेक्टर्स आपने देखे दैट इज ओके भाई, ठीक है, तेरे पास इतना है ना, ठीक है। जिम्नोस्पर्म को क्या मिला? जिम्नोस्पर्म को मिले नेकेड सीड्स, ठीक है, पर कम से कम उसने सीड हैबिट तो दिखाई। एंड ठीक है, एंड आर प्लांट्स इन विच द ओव्यूल्स आर नॉट एनक्लोज्ड बाय एनी ओवरी वॉल। ठीक है, साथ ही साथ ये वो प्लांट्स भी हैं जिनके जो सीड्स हैं वो बिल्कुल भी किसी भी ओवरी वॉल से एनक्लोज्ड नहीं है, कवर्ड नहीं है। ठीक है, एंड रिमेन एक्सपोज्ड। अब ऑब्वियस सी बात है मैम, अगर कवर्ड नहीं है तो मतलब कैसे है? एक्सपोज्ड है भाई, खुले हैं दुनिया में, हाँ घूम रहे हैं बढ़िया नेकेड।
बोथ बिफोर एंड आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के पहले भी इनके सीड ऐसे ही घूमते हैं, ठीक है ना, कोई ओवरी वॉल नहीं, कोई कवरिंग नहीं, कोई एनक्लोज नहीं, और फर्टिलाइजेशन के बाद भी ऐसी ही कंडीशन में मिलेंगे भाई आपको, ठीक है ना। तो ये थे कैरेक्टर्स किसके, जिम्नोस्पर्म में जो सीड हैबिट पाई गई उसके, ठीक है। तो क्या जिम्नोस्पर्म इतने पे ही खत्म हो जाएगा मैम? जिम्नोस्पर्म के बारे में और कुछ भी नहीं पढ़ेंगे क्या? बस इतना ही पढ़ेंगे कि इन्होंने सीड हैबिट डेवलप की, लेकिन बेचारे पहली बार में कितना ही कर पाते, तो इतना ही कर पाए कि सीड हैबिट डेवलप कर ली, कवरिंग वगैरह की बात यहाँ पर नहीं हो पाई, वो आगे जाके कभी कोई ना कोई कर ही देगा, है ना। तो ऐसा कहानी इनका था, लेकिन 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 इसके बारे में आपको और भी बहुत कुछ पढ़ना है। देखो क्या, द सीड्स दैट डेवलप पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ठीक है, आर नॉट कवर्ड, दैट इज आर नेकेड, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के बाद, ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद जो सीड डेवलप होंगे, ठीक है, वो कैसे नहीं होंगे, कवर्ड नहीं होंगे, मतलब वो होंगे कैसे, नेकेड होंगे, ठीक है। जिम्नोस्पर्म्स में क्या क्या इंक्लूड होता है, जिम्नोस्पर्म्स इंक्लूड द मीडियम साइज्ड ट्रीज और टॉल ट्रीज एंड श्रब्स, ठीक है। जिम्नोस्पर्म क्या क्या इंक्लूड करता है, मीडियम साइज ट्रीज को इंक्लूड करता है, टॉल ट्रीज को इंक्लूड करता है, श्रब्स को इंक्लूड करता है। मैम मतलब इन्होंने छोड़ा क्या, इन्होंने छोड़ा क्या, मतलब श्रब से शुरू किया था, है ना, श्रब से शुरू किया, फिर आ गए ये लोग कहां पर, मीडियम साइज पे, फिर मीडियम साइज को भी उन्होंने वहीं पर नहीं छोड़ा, टॉल साइज पर भी आ गए, मतलब श्रब, मीडियम साइज एंड देन टॉल साइज, यहां तक पहुंच गए कौन, जिम्नोस्पर्म। अब ये जो टॉल साइज वाली कहानी है ना, जो टॉल साइज वाली कहानी है ना, इस पूरे लेक्चर के एंड में, ठीक है, इस पूरे लेक्चर के एंड में मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगी विद एग्जांपल, विद इमेजेस के कितने ज्यादा एग्जैक्टली कितने ज्यादा टॉल ट्रीज, ठीक है। मतलब आप इमेजिन करो कि आपकी हाइट से, ठीक है ना, एक एवरेज ह्यूमन हाइट जो होती है, फॉर एग्जाम्पल हम 6 फीट को कंसिडर कर लें, राइट, तो 6 फीट हाइट को अगर आप कंसिडर कर रहे हो एवरेज ह्यूमन हाइट, तो आपकी हाइट से कम 50 से 60 गुना ज्यादा लंबे लंबे ये ट्रीज हैं, ठीक है, इतने ज्यादा टॉल ट्रीज ये हैं। बताऊंगी मैं कुछ एग्जांपल्स आपको लेक्चर के एंड में, ठीक है। फिलहाल तो यहाँ देखो, अब क्योंकि इतनी ज्यादा वैरायटी है भाई, रेंज इतनी ज्यादा दिखाई दे रही है इनके अंदर, तो इस तरह के सारे ही जो ट्रीज हैं वो इसमें इंक्लूड होते हैं, ठीक है ना। जिम्नोस्पर्म के अंदर ये सारे आते हैं भाई, ठीक है, श्रब्स से लेकर मीडियम साइज्ड ट्रीज से लेकर एक्सट्रीमली टॉल साइज्ड ट्रीज तक इसके अंदर इंक्लूड होते हैं, ठीक है ना। देखो आगे देखो, वन ऑफ द जिम्नोस्पर्म्स, ठीक है, किसकी बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, किसकी बात हो रही है यहाँ पर, एक बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल आपको दिया जा रहा है, ठीक है ना, जिसके बारे में मैं आपको बहुत ही डिटेल में बताऊं, ठीक है। उतना ज्यादा कुछ इसके लिए जरूरी नहीं है, बस इतना जान लेना जरूरी है, कितना जान लेना जरूरी है कि भाई जिम्नोस्पर्म में एक बहुत ही बड़ा, ठीक है, एक जियांट रेडवुड ट्री होता है, which is known by the name सिक्वेया, ठीक है, which is known by the name सिक्वेया या सिक्विया, जो भी आप प्रोनाउंसिएट करना चाहो, is one of the tallest tree species, ये सबसे tallest tree species का रिकॉर्ड इसके नाम पे दर्ज है, ठीक है ना। तो अब भाई इतनी ज्यादा रिकॉर्ड ब्रेकिंग अगर कोई चीज है तो मैडम उसके बारे में थोड़ी फोटो वोटो तो होनी चाहिए, तो भाई ये रही। अब आप समझ लो कि चलो ये तो बच्चे हैं, है ना, चलो ये तो बच्चे हैं, अगर मैं भी यहाँ खड़ी हो जाती तो मैं ज्यादा से ज्यादा यहाँ तक आ पाती, बताओ, अगर मैं यहाँ खड़ी हो जाती तो मैं ज्यादा से ज्यादा यहाँ तक आ पाती, हाँ बताओ, ज्यादा ही अगर मेरी हाइट है तो चलो मैं यहाँ तक आ पाती, तो मैंने कितना ही कवर कर लिया इस ट्री को, बताओ, यहाँ तक कवर किया, दैट्स इट। मैंने इस ट्री की हाइट का कितना पोर्शन कवर किया, सिर्फ इतना सा, हाँ सिर्फ इतना सा। अब आप देखो कितना ही बड़ा और कितना ही ज्यादा विशाल ये ट्री है भाई, इसीलिए कहते हैं इसे जियांट ट्री। क्या कहते हैं, जियांट, ठीक है। जियांट का मतलब क्या होता है, बहुत ही एकदम ग्रेट, ठीक है। जियांट ट्री और द टॉलेस्ट ट्री नोन, देखो यहाँ पर ये आता है जिम्नोस्पर्म के अंदर, आप समझ पा रहे हो इसकी हाइट कितनी ज्यादा है भाई, बहुत ज्यादा बड़ी हाइट है इसकी। और एग्जैक्टली मैं बता रही हूँ, इस तरह के और भी बहुत सारे ट्रीज आपको देखने को मैं बताने वाली हूँ इस लेक्चर के एंड में। पहले हम जिम्नोस्पर्म के बारे में और भी सारे कैरेक्टर्स को पढ़ लें, फिर मैं बताऊंगी इसके बारे में, ठीक है ना। तो भाई बहुत ही ज्यादा टॉल ट्रीज इसके अंदर आते हैं, ठीक है। तो सिक्वेया इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीशीज, जो कि क्या है, एक रेडवुड ट्री कहा जाता है इसको, ठीक है। क्या कहा जाता है, जियांट रेडवुड
ट्री, ठीक है, नाम क्या है, सिक्विया। आई होप यहाँ तक ये चीज आपको क्लियर हो गई है और अब ये दिमाग में बैठ चुकी है कि इसको इस तरीके से पकड़ने जाओगे ना तो भी मुश्किल है, ठीक है। कम से कम कितने 25-30 लोग लग जाएंगे, 40 लोग लग जाएंगे, तब जाके ऐसे करके इसको कवर कर पाओगे। ये भी मैंने कम ही बोला है, ये भी मैंने कम ही बोला है, ठीक है, इससे ज्यादा लोग लग जाएंगे आपको। तो अब चलो भाई आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। दैट द रूट्स आर जनरली टैप रूट्स। ओके, टैप रूट याद आया, याद आया कुछ, कब पढ़ी थी टैप रूट मैम, बीत गया वो जमाना, बहुत जूनियर क्लासेस में पढ़ा करते थे। टैप रूट होती है, फाइब्रस रूट होती है, याद आया, याद आया, याद करवा दूं जरा एक बार, हाँ याद करवा दूं जरा एक बार। ऐसी कुछ मैम पिंक कलर से क्यों सब कुछ बना देते हो, रूट तो ब्राउन होनी चाहिए। चलो 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 ब्राउन से बनाते हैं रूट, ब्राउन से बना देते हैं रूट, ठीक है। देखो टैप रूट की हम बात कर रहे हैं ना अगर, ठीक है ना, तो कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है, ठीक। अब ठीक है, अब ठीक है, ठीक है। इसमें से क्या निकल रही होती है, फर्दर ब्रांचेस निकल रही होती हैं, ठीक है ना। लेकिन जो एक मेन, ठीक है, जो एक मेन रूट होती है ना प्राइमरी, वो काफी इजीली डिस्टिंग्विशेबल होती है, ठीक है ना। जो मेन रूट होती है, टैप रूट का मतलब बेसिक आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, हाँ टैप रूट या फाइब्रस रूट की मैं बात करूं तो बेसिक आइडेंटिफिकेशन क्या होता है इनका, हाँ यही तो होता है कि जो मेन ब्रांच होगी ना, जो मेन रूट होगी वो कैसी होगी, काफी इजीली डिस्टिंग्विशेबल होगी, ठीक है ना। उसका जो शेप होगा वो कैसा होगा, काफी इजीली डिस्टिंग्विशेबल, है ना। यही यही खास बात है टैप रूट की, ठीक, यही खास बात है टैप रूट की। ये क्या हुआ मैम, ये क्या हुआ, ये जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ, ठीक है। देखो ये क्या है, टैप रूट है, ठीक है, ये क्या है आपकी टैप रूट है। अब इसमें जितने भी आपको बचे हुए ब्रांचेस दिखाई दे रहे हैं, ये जितने भी आपको बचे हुए ब्रांचेस दिखाई दे रहे हैं, दीज आर द प्राइमरी सॉरी देन सेकेंडरी देन टर्शरी काइंड ऑफ रूट्स, ठीक है। लेकिन जो मेन रूट है, लेकिन जो मेन रूट है वो कैसी दिख रही है आपको, बिल्कुल इजीली डिस्टिंग्विशेबल। ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है किसकी, टैप रूट की। और अगर हम बात करें, वहीं अगर हम बात करें एक फाइब्रस रूट की, तो कहाँ बनाऊं मैं उसको, यहाँ बना देती हूँ। देखो अगर हम बात करें एक फाइब्रस रूट की तो वो कैसी होती है मैम, वो कैसी होती है मैम, फाइब्रस रूट जो होती है, हाँ चलो बनाते हैं, बनाते हैं मैम, फाइब्रस रूट बना लेते हैं। फाइब्रस रूट जो होती है ना मैम, वो ना ऐसी होती है कि आप पता ही ना लगा पाओ। यहाँ तो फिर भी मैंने इसको थोड़ा मोटा बना दिया तो ये दिखाई दे रही है, ये बिल्कुल दिखनी नहीं चाहिए, ठीक है, ये बिल्कुल भी दिखनी ही नहीं चाहिए, ठीक है ना। बस आप रैंडमली ऐसे ऐसे ब्रांचेस को बनाते जाओ और उनसे और सब ब्रांचेस को निकालते जाओ निकालते जाओ निकालते जाओ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसकी कहीं शुरुआत नहीं होगी, डेफिनेटली इसकी जब शुरुआत हुई होगी तो एक मेन ब्रांच से ही हुई होगी, लेकिन फर्दर डिविजन्स के बाद जब ये ब्रांचेस आपको दिखाई ही नहीं दें, ठीक है, सिर्फ इतना ज्यादा इसका क्या दिखाई दे, फाइब्रस नेटवर्क दिखाई दे, ठीक है, सिर्फ फाइब्रस नेटवर्क दिखाई दे और जो मेन ब्रांच जहां से ये अराइज हुई वो दिखाई देना ही बंद हो जाए, इस कंडीशन में ये जो रूट है वो क्या कहलाती है, फाइब्रस रूट कहलाती है। मैम कनेक्ट तो कर दो, हवा में लटक रही है रूट आपकी, हाँ कर लो भाई कनेक्ट, इतना तो कर ही सकते हो तुम लोग, हाँ। तो ये है आपकी फाइब्रस रूट, ठीक है। तो मतलब बेसिक प्रॉपर्टी समझ पाए ना, टैप रूट में आपको ये क्लियरली आइडेंटिफिएबल होता है, लेकिन फाइब्रस रूट में भाई दिखता नहीं है, सब कुछ एकदम फाइब्रस नेटवर्क टाइप का लगता है, ठीक है ना। तो ये थी आपकी भूली बिसरी यादें जूनियर क्लासेस की, ठीक है, ये थी आपकी भूली बिसरी यादें जूनियर क्लासेस की। यहाँ देखो तो भाई ये जो इनकी रूट्स हैं जिम्नोस्पर्म्स की, ठीक है, मतलब आपको कहीं पे भी अगर ऐसी वाली रूट देखने को मिलेगी तो आप बता दोगे कि मैम ये तो जिम्नोस्पर्म है, ये क्या है, ये तो जिम्नोस्पर्म है। तो सिर्फ रूट से ही बताओगे क्या, और भी कैरेक्टर देखने पड़ेंगे ना, जरूरी थोड़ी है सिर्फ रूट देख के आपने बोल दिया ये तो जिम्नोस्पर्म है भाई, कुछ भी हो जाए दुनिया में, ऐसे नहीं होता भाई, और भी कैरेक्टर देखने पड़ेंगे। चलो पढ़ते हैं बाकी कैरेक्टर्स, ठीक है। टैप रूट वाली कहानी याद रखना बस, ठीक है। जिम्नोस्पर्म में कैसी रूट, टैप रूट, ठीक है, नल वाली दिख रही है, नल जैसी दिख रही है। चलो देखो, रूट्स इन सम जेनेरा हैव फंगल एसोसिएशन इन द फॉर्म ऑफ माइकोराइजा और द पाइनस, ठीक है। ये जो कुछ जेनस की अगर हम बात करें जिम्नोस्पर्म के अंदर, ठीक है, तो उनके रूट्स में क्या होता है, एक फंगल एसोसिएशन होता है, ठीक है ना, रूट्स के साथ फंगस का एसोसिएशन, ठीक है, जिसका नाम है माइकोराइजा, ठीक है, जिसका नाम है माइकोराइजा, किस में पाया जाता है, पाइनस में, ठीक है ना। फंगल एसोसिएशन विद द रूट्स, ठीक है, जिसमें क्या होता है, दोनों को
बेनिफिट मिलता है, एसोसिएशन है वो दोनों का, ठीक है। पाइनस की बात, ये एक एग्जाम्पल हुआ। वाइल इन सम अदर, लेकिन अगर दूसरों की बात करें जैसे कि साइकस, ये साइकस पाइनस अभी आपको बहुत दिखने वाले हैं आगे, ठीक है। ये साइकस पाइनस जो नाम है ना, ये आगे आपको दिखने ही वाले हैं, ठीक है ना। तो इनसे बिल्कुल फेमिलियर हो जाओ, ठीक है। वैसे फेमिलियर हो जाओ जैसे रामू, श्यामू, चंपा, चमेली सब तुम्हारे दिमाग में बसे हुए हैं ना, वैसे बस जिम्नोस्पर्म की दुनिया में आए तो साइकस पाइनस बिल्कुल तुम्हारे लिए फेमिलियर होने चाहिए, है ना, रामू की तरह। तो देखो, तो वाइल इन सम अदर साइकस स्मॉल स्पेशलाइज्ड रूट्स, ठीक है। साइकस की अगर हम बात करें तो काफी छोटी छोटी स्पेशलाइज्ड रूट्स इनके पास होती हैं, जिन्हें कहते हैं हम कॉरलॉइड रूट्स। इन्हें कहते हैं हम क्या, कॉरलॉइड रूट्स, ठीक है। ये हमने बात की किसकी, रूट्स, पाइनस के एग्जांपल की बात की कि इसमें भाई माइकोराइजा के साथ एसोसिएशन होता है ना। और यहाँ पर हम साइकस की बात कर रहे हैं तो मैम इसमें ना स्मॉल स्पेशलाइज्ड रूट्स होती हैं कि इसका ये फंक्शन है, इसका ये फंक्शन है, कुछ स्पेशलाइजेशन उनके पास होता है। इन्हें हम कहते हैं कोरलाइड रूट्स, ठीक है। अब मैम आपने बात कर दी कि इनका स्पेसिफिक फंक्शन होता है ना, तभी तो स्पेशलाइज्ड रूट्स कह रहे हैं हम उन्हें, और स्पेशलाइज्ड है इसीलिए उन्हें कुछ जनरल से हटकर एक नया नाम दे रहे हैं हम। तो वो स्पेसिफिक फंक्शन क्या है, वो स्पेसिफिक फंक्शन क्या है, क्यों बोल रहे हैं स्पेशलाइज्ड रूट्स, भाई देख लो, इनका स्पेसिफिक फंक्शन है नाइट्रोजन फिक्सिंग के साथ, नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया के साथ ये क्या होती हैं, एसोसिएशन में होती हैं, ठीक है ना। किसके साथ होती हैं, साइनोबैक्टीरिया, जो कि एक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। नाइट्रोजन को फिक्स करने का मतलब क्या होता है मैडम, क्यों ना आप जब इतनी सारी भूली बिसरी यादों में लेके जाते ही हो तो ये भी बता दो, हाँ ये भी बता दो फटाफट, यहीं के यहीं हमारा डिवीजन हो जाए। हाँ, हम तो बैकलॉग क्रिएट करने में माहिर है, पिछला कभी रिवाइज तो करते नहीं है, भले आप हर लेक्चर में चिल्ला के बोल के जाती हो पिछला रिवाइज करो, पिछला रिवाइज करो, पिछला रिवाइज करो। हम नहीं करते, काफी सारे ऐसे हैं जो नहीं करते, पता है मुझे, ठीक है, दिस इज द रियलिटी, काफी सारे ऐसे हैं। तो ऐसे ही हमारे सारे के सारे साथी जनों के लिए मैंने ये मोर्चा निकाला है कि मैं तुम्हारा जो पिछला जो भी है ना वो सब कुछ भी तुम्हें बताते चलूंगी। तो देखो, यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सिंग का मतलब और कुछ नहीं है, जूनियर क्लासेस में तुम लोग पढ़ के आए हो अच्छे से, अभी तुम्हारे दिमाग की बत्ती जलेगी जैसे ही मैं बताऊंगी कि जब हम बात कर रहे हैं कि किसको चाहिए नाइट्रोजन, प्लांट को चाहिए, है ना। नाइट्रोजन किसको चाहिए, प्लांट को चाहिए। कैसे पहुंचेगी हम तक, हाँ, प्लांट लेंगे, फिर प्लांट के प्रोडक्ट्स में, फिर उनको खाने वालों में, उनके खाने वालों से फूड चेन, फूड साइकिल की तरफ से होते हुए हमारे पास आएगी ना। कैसे आएंगे मिनरल्स हमारे पास, ऐसे ही आते हैं ट्रांसफर होके। इतनी बात तो याद है, इतनी तो याददाश्त है ना, याद है इतना। अब समझो कि मैम प्लांट को नाइट्रोजन चाहिए तो प्लांट कैसे लेगा, हाँ, प्लांट कैसे लेगा, प्लांट लेगा मैम रूट से, सिंपल सी बात है, सॉइल से लेगा, इतना तो पता ही है हमको। हाँ, सॉइल से लेगा प्लांट नाइट्रोजन, कैसे लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। कैसे एब्जॉर्ब करेगा मैम, सॉइल से। इतना तो क्या मतलब, आप क्या पूछ रहे हो, सॉइल से वो वाटर के साथ है ना, से घोल घोल के, बढ़िया से घोल घोल के चूसता है, डिसॉल्व करता है और एब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर रूट्स में। हाँ, ऐसी तो करता है। तो ये बताओ मुझे कि इतनी जो सिंपल सी फिनोमिना तुम लोग कह रहे हो कि मैम रूट्स जो हैं वो क्या करती हैं, सॉइल से डिसॉल्व्ड फॉर्म में, सोल्यूबल फॉर्म में एब्जॉर्ब कर लेती हैं मिनरल्स को, है ना। तो ये बताओ कि ये जो नाइट्रोजन है एटमॉस्फेयर में क्या सोल्यूबल फॉर्म में अवेलेबल है, क्या एटमॉस्फेयर में ये नाइट्रोजन ऐसे सोल्यूबल फॉर्म में घुल मिल के घूम रही है, नहीं, बिल्कुल नहीं मैम। ये जो पूरी की पूरी सराउंडिंग है हमारी, ये घुली मिली सराउंडिंग डिसॉल्व्ड वाली थोड़ी है, इट इज द गैसियस एनवायरनमेंट। हाँ, ये तो एयर के साथ एक मिक्सचर में है ना, पढ़ के आए हो ना जूनियर में, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ सो मेनी गैसेस, उसके अंदर है क्या क्या, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये वो। तो अब बताओ कि ये जो गैसियस नाइट्रोजन है जो कि एयर में है, मिक्सचर में है, ये प्लांट को डिसॉल्व्ड फॉर्म में कैसे मिली, बताओ, प्लांट ने इसको कैसे एब्जॉर्ब कर लिया। मैडम यही तो काम है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज का, कि वो इस गैसियस नाइट्रोजन को सोल्यूबल नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं। समझे बात, याद रहेगा अब कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज या जितने भी नाइट्रोजन फिक्सिंग के ऑर्गेनिजम्स की आज के बाद आप पढ़ाई करोगे या उनके बारे में सुनोगे तो उनका फंक्शन याद रखोगे या नहीं, क्या फंक्शन है उनका, कि जो एटमॉस्फेयर में गैसियस नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसको वो सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट करके सॉइल में दे देते हैं, और फिर उस सॉइल से सोल्यूबल फॉर्म में प्लांट की जो रूट है वो उसको क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। इस तरीके से वो प्लांट में पहुंच जाता है, और एक बार प्लांट में पहुंच गया तो फिर फूड साइकिल तो आपको पता ही है, हर एक ऑर्गेनिज्म में ये मिनरल्स पहुंचते रहते हैं। क्लियर हुआ फंक्शन कि नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है,
समझे? तो इस तरह से नाइट्रोजन को फिक्स करने वाला एक बैक्टीरिया विच इज द साइनोबैक्टीरिया, उसके साथ इनका क्या होता है भाई, एसोसिएशन होता है, ठीक है ना। तो दे आर द स्पेशलाइज्ड रूट्स, जिनका एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन है, तो इसलिए उनका एक अलग नाम है विच इज द कोरोलॉइड रूट्स, ठीक है ना। इतनी कहानी याद रखना, आगे बढ़ जाते हैं। मैम रूट की बात हो गई तो स्टेम पे आ जाते हैं, रूट की बात हो गई तो स्टेम पे आ जाते हैं। फिर आप बोलोगे लीव्स को क्यों छोड़ना, लीव्स पे भी आ जाते हैं। चलो देखते हैं कहां तक पहुंच रहे हैं, चलो देखते हैं कहानी कहां तक पहुंच रही। हाँ देखो, द स्टेम्स आर अनब्रांच्ड, ठीक है। इनकी जो स्टेम्स होंगी वो कैसी होंगी, अनब्रांच्ड। किस केस में, साइकस के केस में, है ना। किस केस में, साइकस के केस में। साइकस क्या है, साइकस, पाइनस, सिट्रस, ये सब अलग अलग तरह के प्लांट्स हैं, है ना, अलग अलग तरह के ट्रीज हैं, जो कि सब आते हैं किसके अंदर, जिम्नोस्पर्म के अंदर। क्यों, क्योंकि सबके पास कैसे हैं, जिम्नो मीन्स नेकेड, स्पर्मा मीन्स सीड, सबके पास क्या है, नेकेड सीड, तो ये सब कहाँ आएंगे, जिम्नोस्पर्म्स में, ठीक। अब देखो भाई, तो इनकी जो स्टेम्स हैं वो कैसी हैं, अनब्रांच्ड हैं, और अगर ब्रांच्ड होंगी तो उनके एग्जांपल है आपके पास पाइनस एंड सिट्रस, ठीक है। मैम क्यों ना आपने जब सिक्विया का एग्जाम्पल दिया तो आप इनका भी एग्जाम्पल दे दो हमें। हाँ, सिक्विया का तो आपने फोटो दिखाई दिया था, इनकी भी फोटो मिल जाती तो बस सोने पे सुहागा हो जाता। तो ये जो इमेज आपको यहाँ दिखाई दे रही है इतनी देर से, जिसको कई बार मैंने छुपा भी दिया होगा अपने मुंडी से, तो देखो भाई ये जो आपको इमेज यहाँ दिखाई दे रही है इसके बारे में मैं कुछ नहीं बताऊंगी, ठीक है, मन नहीं है मेरा, इसके बारे में मैं कुछ नहीं बताऊंगी, मन नहीं है मेरा, ठीक है। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। मैडम ये तो वापस आ गई। हाँ, ऐसा हो सकता है कि मैं ऐसे बोल दूं कि भाई मेरा मन नहीं है बताने का, ऐसा हो सकता है। समझो समझो, दिस इज द साइकस, ठीक है। क्यों साइकस, क्यों साइकस, देखो यहाँ समझो, हमने अभी देखा कि जिसकी स्टेम्स कैसी होंगी, अनब्रांच, ठीक है। ये भी क्या था आपका, साइकस, जिसकी स्टेम्स होंगी कैसी, अनब्रांच, जिसकी स्टेम में कोई ब्रांचिंग नहीं होगी फर्दर, वो कहलाएगा आपका क्या, साइकस, वो कहलाएगा आपका क्या, साइकस। तो देखो समझो, यहाँ इसकी ये स्टेम है, ठीक है ना, इसकी ये स्टेम है, इसमें कहीं कोई ब्रांचिंग नजर आ रही है, डायरेक्टली यहाँ से सारी की सारी लीव्स निकली हुई हैं एक सिंगल स्टेम से, इस एक सिंगल स्टेम से, ठीक है। ये सारी की सारी लीव्स जो है वो निकली हुई है, ठीक है ना। कहीं कोई ब्रांचिंग है, कहीं कोई ब्रांचिंग है नहीं। समझोगे ब्रांचिंग कैसे नहीं है, यहाँ समझो, ठीक है। यहाँ समझो, ये है आपका क्या, पाइनस और सिट्रस का एग्जाम्पल, ठीक है। ये है आपके क्या, पाइनस और सिट्रस के एग्जाम्पल। क्या कर देती हूँ मैं, हाँ मेरा दिमाग इतना मतलब ये सोच रहा होता है कि बस मैं सब सारे वर्ड्स को कंबाइन करके फटाफट से लिख दूं। हाँ, पाइनस, ठीक है, और ये आपका सिट्रस, ठीक। फाइनली अब देखो, पाइनस में देखो ब्रांचिंग नजर आ रही है या नहीं, ये स्टेम है ना, ये क्या है आपकी स्टेम, ट्री ट्रंक, और इसमें देखो कितनी ब्रांचिंग है, ये ब्रांच है, फिर उससे और 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 ब्रांच है। कितनी सारी ब्रांचेस है मैम इसके पास तो। हाँ, ये एक अलग ब्रांच जा रही है, ये एक अलग ब्रांच जा रही है, इसका यहाँ अलग डिवीजन दिख रहा है, यहाँ अलग दिख रहा है, यहाँ अलग दिख रहा है। मैम ये तो बहुत ज्यादा ब्रांच है, ये देखो ये ब्रांच है, ये ब्रांच है, ये ब्रांच है, हाँ ये ब्रांच जा रही है, ये एक ब्रांच जा रही है, ये एक ब्रांच जा रही है। मैम कितनी सारी ब्रांच जा रही है। हाँ देखो, यहाँ भी देखो फर्दर ब्रांचेस दिखाई दे रही है, दिख रही है ना। तो ये है आपका क्या, ब्रांच्ड स्टेम वाला स्ट्रक्चर, है ना। ये कौन सा स्ट्रक्चर है, ब्रांच्ड स्टेम वाला स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर आपको काफी सारी ब्रांचेस देखने को मिल रही हैं, लेकिन यहाँ पर तो मैम काफी सारी का एक भी नहीं दिखाई दी। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ साइकस, जिसके अंदर स्टेम कैसी होगी, अनब्रांच्ड होगी, एंड दिस इज द एग्जांपल ऑफ पाइनस, जिसके अंदर स्टेम कैसी होगी, ब्रांच्ड होगी, ठीक है ना। और ये है आपका सिट्रस, ठीक है, इसमें भी कैसी है, ब्रांच्ड है, दिख रही है ना, इसमें भी ब्रांचिंग दिख रही है ना, इसके अंदर भी, इसमें भी कैसी है, ब्रांच्ड स्टेम है, ठीक है ना। तो ये हुए कुछ एग्जांपल्स जिनमें आपने देखा कि स्टेम अगर अनब्रांच्ड होगी तो एग्जांपल साइकस, और ब्रांच्ड है तो एग्जांपल पाइनस एंड सिट्रस, ठीक। क्लियर इतनी बात, रूट और स्टेम की बात क्लियर, रूट और स्टेम की बात क्लियर। तो आ गए लीव्स पे, उनको कैसे छोड़ दें। हाँ मैम, यही तो हमने देखा था ना कि भाई टेरिडोफाइटा में रूट स्टेम लीफ आए हैं, तो अब रूट स्टेम लीफ के बारे में पढ़ते रहेंगे, अब तो पढ़ते ही रहेंगे। हाँ, अभी भी पढ़ोगे, एंजियोस्पर्म में भी पढ़ोगे, बस देखो बस देखते जाओ। तो द लीव्स में भी, इनकी जो लीव्स हैं वो कैसी हो सकती हैं। देखो इनकी लीव्स जो होती है ना, समझना, हर एक चीज को मैं बता रही हूँ ना साथ में एग्जाम उसके डायग्राम और उसके सारे एग्जाम्पल्स के साथ, ये भी समझना। देखो लीव्स कैसी होगी इसकी, सिंपल और कंपाउंड। कैसी लीव्स होंगी, सिंपल और कंपाउंड। अब ये क्या होता है, कुछ होता तो नया नहीं है,
है तो तुम्हारी भूली बिसरी याद है, पर तुम्हें याद नहीं है ना। तो द लीव्स में भी सिंपल और कंपाउंड, और साइकस में अगर हम बात करें, ठीक है ना, वापस से इन्हीं एग्जांपल मैंने बोला था ना मैंने, रामू, श्यामू, चंपा, चमेली की तरह बिल्कुल फेमिलियराइज कर लो इन टर्म्स से अपने आप को, कि जिम्नोस्पर्म में हमेशा बार बार रिपीटेडली आप नाम लोगे, रामू ये लाना, रामू वो लाना, रामू के पास तो ये नहीं है, रामू के पास तो वो नहीं है, रामू के पास तो आईफोन है, ठीक है। तो देखो, तो यहाँ पर जितनी भी चीजें हैं ना वो सब किसकी है, साइकस और पाइनस की है, ठीक है ना। यहाँ पे सारी कहानी किसकी चल रही है, साइकस और पाइनस की। मतलब बहुत कॉमनली हर एक चीज में एग्जांपल आपको किसका दिया जाएगा, साइकस और पाइनस का दिया जाएगा, ठीक है ना, कि भाई साइकस के पास ये है, पाइनस के पास ये है। तो देखो इनकी लीव्स कैसी होंगी, साइकस की, ठीक है, सिंपल और कंपाउंड भी होती है जिम्नोस्पर्म के अंदर, एग्जाम्पल क्या हो गया उसका, ठीक है। और साइकस के पास कैसी पाई जाएंगी, द पिन्नेट लीव्स परसिस्ट फॉर अ फ्यू इयर्स, ठीक है, पिन्नेट लीव्स। अब मैम 3 क्वेश्चन आ गए, सिंपल या कंपाउंड लीव क्या होती है और पिन्नेट लीव क्या होती है। काश रिवीजन मिल जाता, हाँ काश रिवीजन मिल जाता, मिलेगा। पहले जरा ये कंप्लीट कर लो, ठीक है। देखो द लीव्स इन जिम्नोस्पर्म्स आर वेल अडेप्टेड, ठीक है। जिम्नोस्पर्म्स में जो लीव्स होती हैं भाई दे आर वेल अडेप्टेड, बहुत मतलब अलग अलग तरह की चीजों को ये क्या कर लेती हैं, एडजस्ट कर लेती है अपने आप को अडेप्ट करके, ठीक है। जैसे कि क्या मैम, अलग अलग तरह की चीजें, दैट टू विथस्टैंड द एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर, ठीक है ना, कितना भी एक्सट्रीम टेम्परेचर हो, दे कैन विथस्टैंड, दे कैन सर्वाइव विद दैट, एंड ह्यूमिडिटी, विंड, सबके साथ ये सर्वाइव कर लेती हैं लीव्स, ठीक है। मतलब इनकी लीव्स में क्या पाए जा रहे हैं, कुछ ऐसे अडेप्टेशंस पाए जा रहे हैं जिनके बेसिस पर ये क्या सर्वाइव कर पा रही हैं, चाहे एक्सट्रीम टेम्परेचर होगा तब भी सर्वाइव कर रही हैं, ह्यूमिडिटी होगी तब भी सर्वाइव कर रही हैं, विंड बहुत ज्यादा चलेगी, विंड स्पीड जो होगी, विंड पावर जो होगी बहुत ज्यादा होगी, तब भी ये सर्वाइव करेंगी। क्या इन्होंने ऐसा किया अपने पास, ऐसे कौन से अडेप्टेशंस किए। देखो एक एग्जांपल दिया है आपको कॉनिफर्स का, ठीक है, ये यहाँ पर दिखाई दे रही है आपको, एक एग्जांपल दिया है इन्होंने कॉनिफर्स का, जो यहाँ दिखाई दे रहा है आपको। इनकी लीव्स कैसी हैं, बिल्कुल नीडल लाइक, देखो ध्यान से देखो कैसी लीव्स हैं, नीडल लाइक लीव्स हैं, टू रिड्यूस द सरफेस एरिया, क्योंकि अगर ये लीव्स जो है वो नीडल लाइक ना हो के ऐसी ब्रॉड होती ना, बिल्कुल जैसे नॉर्मल पत्ता आपने देखा है, नॉर्मल लीव्स आपने देखी हैं, है ना, तो इनका क्या होता है, सरफेस एरिया ज्यादा होता है। इन्होंने क्या किया, अपने आप को बिल्कुल श्रिंक करके नीडल लाइक बना के, बिल्कुल ऐसी बिल्कुल पतली थिन नीडल हो गई है, तो इनने क्या किया, अपना सरफेस एरिया रिड्यूस कर लिया। क्या किया इन लोगों ने, अपना सरफेस एरिया रिड्यूस कर लिया। अब मैम सरफेस एरिया रिड्यूस करने से क्या होता है, इतना हम सबको भी याद है मैम, सरफेस एरिया रिड्यूस करने से ये होता है कि जो ट्रांसपिरेशन है, वाटर लॉस है, वो कम हो जाता है ना, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। देयर थिक क्यूटिकल, ठीक है, देयर थिक क्यूटिकल मतलब जो इनकी कवरिंग है ना, जो इनकी आउटर मोस्ट कवरिंग है वो काफी कैसी हो गई, थिक। क्यूटिकल क्या है, इनकी कवरिंग, ठीक है, थिक क्यूटिकल एंड संकन स्टोमेटा, इनके अंदर जो लीव्स के अंदर स्टोमेटा पाए जाते हैं वो कैसे हैं, संकन मतलब ऐसे श्रिंक्ड, ठीक है, श्रिंक्ड स्टोमेटा, और थिक क्यूटिकल की वजह से इनका वाटर लॉस जो है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। 3 चीजें हुई, ठीक है, सिर्फ थिक क्यूटिकल और संकन स्टोमेटा नहीं, ये नीडल लाइक लीव्स जिनकी वजह से सरफेस एरिया रिड्यूस हुआ, ठीक, पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट क्या, थिक क्यूटिकल। तीसरा पॉइंट क्या मैम, संकन स्टोमेटा। इन 3 पॉइंट की वजह से ही ये क्या कर पाती हैं, अपना वाटर लॉस जो है वो रिड्यूस कर पाती हैं। तो ये जो मैंने यहाँ पर बात की कि वेल अडेप्टेड इनके पास फीचर्स पाए जाते हैं, तो उसका एक एग्जांपल आपने ले लिया किस चीज का, किसका, कॉनिफर्स का, ठीक है ना, कॉनिफर्स, ठीक है। कॉनिफर्स में किस तरह के अडेप्टेशन है, किस चीज के लिए है भाई, अडेप्टेशन मैम है वाटर लॉस को बचाने के लिए, कि पानी कम से कम लॉस हो। दूसरा अडेप्टेशन क्या है, तो भाई इन्होंने अपनी लीव्स को जो है बिल्कुल नीडल लाइक बना लिया है, और ये साथ ही साथ इनके ऊपर जो कवरिंग है वो काफी थिक क्यूटिकल है, और साथ ही साथ इनके अंदर जो स्टोमेटा है वो भी कैसे है, श्रिंक्ड है, ठीक है ना। तो इस वजह से ये क्या करेंगे, वाटर को कम लूज करेंगे, और इनका जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी, ठीक है ना। ये एक अडेप्टेशन पढ़ा आपने रिगार्डिंग द लीव्स। अब देखो नेक्स्ट, द जिम्नोस्पर्म्स आर हेटेरोस्पोरस, ठीक है। ये हेटेरोस्पोरस की कहानी क्या है, द जिम्नोस्पर्म्स आर हेटेरोस्पोरस, दे प्रोड्यूस हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स, ठीक है। देखो हेटेरोस्पोरस और होमोस्पोरस इससे पहले मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। होमोस्पोरस का मतलब वो
फिनोमिना जिसमें सारे एक जैसे स्पोर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, है ना। और हेटेरोस्पोरस मतलब वो फिनोमिना जिसमें अलग अलग तरह के स्पोर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या बोला कि भाई जिम्नोस्पर्म जो है वो क्या है, हेटेरोस्पोरस है, मतलब ये अलग अलग तरह के स्पोर को प्रोड्यूस कर रहा है। अब अलग अलग तरह के कौन से अलग अलग तरह के कर रहा है भाई, माइक्रो एंड मेगा, है ना, छोटे और बड़े, ठीक है ना, माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर्स को ये प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक। और ये है कैसे, हैप्लॉइड, ठीक है। साथ ही साथ इनका प्लॉइडी लेवल भी बताया हुआ है दैट दे आर द हैप्लॉइड स्पोर्स, ठीक। तो ये हो गई तो इनकी स्पोर्स की कहानी। अब क्या मैम, अब ये जो दो तरह के स्पोर्स प्रोड्यूस हुए हैं, द टू काइंड ऑफ स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है। ये जो दो तरह के स्पोर्स प्रोड्यूस हुए हैं, ये कहाँ स्पोर प्रोड्यूस हुए भाई, स्पोरेंजिया के अंदर। इससे पहले भी बता चुकी हूँ ये चीज में, है ना। ब्रायोटेरिडोफाइटा में भी ये सारे टर्म्स जो है हमने सुनने शुरू कर दिए थे मैम, स्पोर्स क्या होता है, स्पोरेंजिया क्या होता है ना। तो ये जो है वो कहाँ प्रोड्यूस होंगे स्पोर्स, स्पोरेंजिया के अंदर, जो कि बनेंगे कहाँ पे, स्पोरोफिल्स पर, ठीक है, दैट आर बोर्न ऑन द स्पोरोफिल्स, ठीक। अब स्पोरोफिल्स की बात मैंने कर दी, तो विच आर अरेंज्ड स्पाइरली अलोंग एन एक्सिस, ठीक है। यहाँ देखो ध्यान से, ये जो स्पोरोफिल की बात हो रही है, ठीक है, यहाँ देखो ध्यान से, ये जो स्पोरोफिल की बात हो रही है, इस इमेज से थोड़ा सा इसको रिलेट करो। ये जो स्पोरोफिल की बात यहाँ चल रही है, देखो हमने क्या देखा, that it produce two kinds of spores, है ना। हमने क्या देखा, that it produce two kinds of spores, one is, ठीक है, one is माइक्रोस्पोर और द मेगास्पोर्स। अब यहाँ पर बात क्या चल रही है कि ये जो स्पोर्स हैं ये प्रोड्यूस हो रहे हैं स्पोरेंजिया के अंदर, है ना। ये स्पोर्स कहाँ प्रोड्यूस हो रहे हैं, स्पोरेंजिया के अंदर। और ये स्पोरेंजिया कहाँ बन रहे हैं, दैट आर बोर्न ऑन स्पोरोफिल्स, ठीक है। अब ये स्पोरेंजिया कहाँ बन रहे हैं, स्पोरोफिल के अंदर, ठीक है, विच आर अरेंज्ड। अब ये स्पोरोफिल्स जो है, ठीक है, अब ये स्पोरोफिल्स जो है एकदम स्पाइरली अरेंज्ड है एक एक्सिस के अलोंग टू फॉर्म अ लैक्स और कॉम्पैक्ट स्ट्रोबिलाई और द कोन्स। अब ध्यान से समझना, अब ध्यान से समझना, इस पूरे इतने से सेंटेंस को अपन डिकोड करते हैं वापस से रिलेट करके, ठीक है। एक एक्सिस है, बोला ना उन्होंने, एक एक्सिस के अलोंग, यही बोला ना उन्होंने, ठीक है ना। ये सारे कौन स्पाइरली अरेंज्ड है, स्पोरोफिल्स। कौन अरेंज्ड है, स्पोरोफिल्स, ठीक है। तो अगर मैं कहूं कि मैंने बहुत सारे स्पोरोफिल्स को क्या किया, अब देखो मैं ऐसे बनाऊंगी तो कुछ समझ पाओगे क्या, नहीं, है ना। तो मैं इसको कैसे बना दूं, ऐसे बना दूं, ठीक है। इन सारे स्पोरोफिल्स को मैंने ऐसे 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 स्पाइरली अरेंज कर दिया। हम कुछ भी समझ नहीं आ रहा, ये तो इसमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, कहाँ से शुरू हुआ था कहाँ खत्म हुआ था, भाई नहीं आ रहा। यहाँ देखो, यहाँ समझ आ रहा है क्या, यहाँ देखो, यहाँ समझ पा रहे हो क्या कि कहाँ से शुरू हुआ कहाँ से खत्म हुआ, नहीं समझ पा रहे ना, लेकिन इतना समझ पा रहे हो कि हाँ ये कुछ ना कुछ स्पाइरल अरेंजमेंट तो है ना। ये स्पाइरली अरेंज्ड है तभी तो एकदम ऐसे हाईली कॉइल्ड। एक कॉइल कैसी होती है, हाँ, एक स्प्रिंग कैसी होती है, हाँ, वो भी ऐसे कॉइल्ड होती है ना एक एक्सिस के अलोंग, और उसको दबा दो तो फिर सारी एक्सिस के बीच में कोई एक्सिस नजर आती है क्या, कुछ भी नजर आता है क्या, नहीं आता ना। एग्जैक्टली वैसा ही स्ट्रक्चर है, एग्जैक्टली वैसा ही स्ट्रक्चर है जैसा एक स्प्रिंग का होता है, ठीक है, जैसा एक स्प्रिंग का होता है, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारा हाईली कॉइल्ड जो है वो स्प्रिंग है, ठीक है। अब इसके अंदर, अब इस स्प्रिंग को मैंने क्या किया, इसको और दबा दिया और कंप्रेस कर दिया, बिल्कुल जितना मैक्सिमम कैपेसिटी पे मैं उसको कंप्रेस कर सकती थी मैंने कर दिया। तो क्या मुझे उसके अंदर की एक्सेस नजर आएगी, नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी ना। ईमानदारी से बताना, ऐसे चीटिंग नहीं करना कि मैडम मुझे तो आ जाएगी, मैं उसमें से ऐसे झांक के देख लूंगा, झांकने की बात नहीं चल रही है, ठीक है ना। ईमानदारी से बताओ यहाँ पे, ठीक है ना। बायो पढ़ रहे हो तुम, बहुत सीरियसली पढ़ना पड़ेगा तुमको। देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर, अब मैम स्पाइरल अरेंजमेंट तो समझ लिया, अब बात है किस चीज की कि ये जो स्पोरोफिल्स हैं, ठीक है, ये जो स्पोरोफिल्स हैं इनके अंदर है स्पोरेंजिया, है ना। स्पाइरली अरेंज्ड है क्या, स्पाइरली अरेंज्ड है क्या, स्पोरोफिल्स, है ना। ये सब मैम गुदा गादी हटा देते हैं यहाँ से। स्पाइरली अरेंज्ड है क्या, स्पोरोफिल्स, है ना। देखो स्पाइरली अरेंज्ड क्या है, अरे भाई पिंक का मतलब पिंक होता है, ग्रीन नहीं होता है, ठीक है। स्पाइरली अरेंज्ड है आपके स्पोरोफिल्स। स्पोरोफिल्स के आगे अगर मैं बोलूं तो मुझे आएगा नहीं बोलना, हाँ आएगा क्या, मुझे आ जाएगा क्या मुझे बोलना, हाँ। स्पोरोफिल्स के अंदर होते हैं आपके स्पोरेंजिया, स्पोरोफिल्स के अंदर होते हैं स्पोरेंजिया, हाँ। ये सब कुछ मैं बता रही हूँ क्या, क्या ये धारावाहिक मैंने बनाया है, देखो ये यहाँ लिखा है स्पोरोफिल के अंदर था स्पोरेंजिया, लिखा है ना यही यहाँ पर, ध्यान से देखो एक बार स्क्रीन को।
स्पोरेंजिया की बात अब देखो यहाँ पर कि स्पोरोफिल के अंदर है क्या, स्पोरेंजिया, ठीक है, स्पोरोफिल्स ही हैं जिनको मैं क्यों बार बार बता रही हूँ, हाँ मुझे क्या मजा आ रहा है, हाँ बार बार रिपीट कर रही हूँ, मेरा गला दर्द नहीं करता क्या, हाँ क्यों बता रहे हो मैडम, फिर हमने तो नहीं बोला आपसे कि बार बार बताओ कि स्पाइरल अरेंजमेंट है, कॉइल्ड है, मेन एक्सिस के अलोंग है, इसलिए बता रही हूँ कि जब पूछा जाता है ना कि किसे मतलब स्पाइरली अरेंज किया गया है मेन एक्सिस के अलोंग, तो मोस्ट एक्यूरेट आंसर आपका बनता है कि स्पोरोफिल्स को किया गया है। आप लोग सोचते हो कि मैम स्पोरोफिल के अंदर ही तो स्पोरेंजिया है, तो स्पोरेंजिया को कर दिया, अरे करेक्ट है, ठीक है, इनडायरेक्टली करेक्ट है, कान को यहाँ से पकड़ो यहाँ से पकड़ो, है तो एक ह्यूमन बॉडी का कान ही ना, लेकिन अगर आपसे बोल रहा है कि भाई मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मुझे यहाँ से बताओ कि लेफ्ट वाला ईयर कौन सा होगा, है तो दोनों तुम्हारे ही कान, लेकिन लेफ्ट वाला तुम बताओगे तब जाके वो मोस्ट एक्यूरेट बनेगा ना। तो सिमिलरली मोस्ट एक्यूरेट आंसर क्या बनता है यहाँ पर कि भाई स्पोरोफिल्स आर स्पाइरली अरेंज्ड, ठीक है, स्पोरोफिल्स आर स्पाइरली अरेंज्ड अलोंग अ मेन एक्सिस, और इन स्पोरोफिल्स के अंदर है स्पोरेंजिया। अब समझ आई मेरी अप्रोच, ठीक है ना, स्पोरेंजिया है इनके अंदर। अब इन स्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं दो तरह के स्पोर्स, इन स्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं दो तरह के स्पोर्स, कौन कौन से दो तरह के, अभी तो देखा था माइक्रो एंड मेगा स्पोर्स, अभी तो देखा था मैम, क्यों ना कुछ एक नया कलर लेकर आओ आप तरफ, ये रहा देखो। अब इसके अंदर मैंने बताया आपको कौन से स्पोर, माइक्रो एंड मेगा, ये बनेंगे किसके अंदर, यहाँ, ये बनेंगे किसके अंदर, स्पोरेंजिया के अंदर, ठीक है। एक सेकंड, हाँ मेरा जो आर्टिस्ट वाला दिमाग है वो ये कह रहा है कि मैं यहाँ पर कुछ कर सकती हूँ अच्छा सा, ठीक है, मैं यहाँ पर क्या कर सकती हूँ, कुछ अच्छा सा मैं बना सकती हूँ इसकी मूंछ, या फिर आप कह दो कि धनुष, ठीक है, जो भी मैंने बनाया, पर मैंने बनाने की कोशिश तो कर दी, ठीक है। इसके पास क्या है, माइक्रो स्पोर्स, और इसके पास क्या है, मेगा स्पोर्स, ठीक है, इसके पास क्या है, माइक्रोस्पोर्स एंड द मेगास्पोर्स, ठीक है। ये दो तरह के स्पोर्स बना रहा है, कौन बना रहा है, स्पोरेंजिया बना रहा है, कहाँ पर है, स्पोरोफिल में है, स्पोरोफिल कहाँ पर है, गोल 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 रानी खेल रहा है, कहाँ पर खेल रहा है, मेन एक्सिस के अलोंग खेल रहा है, और जब ये गोल गोल रानी खेलता है तो ये बनाता है कुछ इस तरह के सुंदर सुंदर से स्ट्रक्चर्स, ठीक है, ये बनाता है क्या, कुछ इस तरह के सुंदर 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 से स्ट्रक्चर्स, ठीक है। इन सुंदर सुंदर स्ट्रक्चर्स को आप कहते हो क्या, इन सुंदर सुंदर स्ट्रक्चर्स को आप कहते हो स्ट्रॉबिलाई, डबल एल से लाए या सिंगल एल से लाए, हाँ सिंगल एल से लाए हैं मैम, सिंगल एल से, ठीक है भाई, सिंगल एल, ठीक है, सिंगल एल, ये लो, स्ट्रॉबिलाई, बिलाई, ठीक है, स्ट्रॉबिलाई हो गया, कहानी खत्म हो गई क्या, नहीं हुई। ये जो स्ट्रॉबिलाई है इसको जाना जाता है, देखो मैंने बिंदियां लगाई हैं, लेकिन अब आपको पता ही है कि मेरी क्लास में जादुई शक्तियां हैं, तो वो ना पिंक से लग गई हैं। ये एस भी मैंने नहीं कहा था कि इनिशियल जो है भाई आप पिंक से शुरू करो, अपने आप ये सारी कुछ कहानियां होती रहती हैं यहाँ पर, समझ लेना इतना जरा। तो ये जो स्ट्रॉबिलाई है इसे और भी नामों से जाना जाता है इस दुनिया के अंदर, विच इज द लैक्स और द कॉम्पैक्ट स्ट्रॉबिलाई और द कोन्स, ठीक है, इन नामों से भी इसे जाना जाता है। इसे आप कोन भी कह सकते हो, ठीक है, आइसक्रीम वाला नहीं, इसे आप कोन भी कह सकते हो, इसे आप स्ट्रॉबिलाई भी कह सकते हो, कॉम्पैक्ट स्ट्रॉबिलाई भी कह सकते हो, और इसे आप लैक्स भी कह सकते हो। ये कुछ इसके नाम है। अब ये जो स्ट्रॉबिलाई है इनके पास है क्या, माइक्रोस्पोरोफिल्स एंड द माइक्रोस्पोरेंजिया आर कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजिएट और मेल स्ट्रॉबिलाई। अब ये क्या कहानी निकल कर आ गई मैडम, हाँ ये क्या कहानी निकल कर आ गई, बड़ी मुश्किल से तो इतना सब कुछ समझा था, हाँ ये भी समझ लोगे, ये भी समझ लोगे, इसमें भी कुछ नया नहीं है। देखो देखो कुछ 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 नया मिल रहा है क्या यहाँ पर, ये ले लेते हैं, ये उठा लेते हैं, देखो क्या कह रहे हैं ये, अरे भाई रेड कहाँ, ये चूज किया ना हमने, आप लोग देखते हो ना मेरे साथ कितनी जादुई शक्तियां होती हैं यहाँ पर, हाँ देखो यहाँ पर स्ट्रॉबिलाई जो है इसके बारे में हमने देखा, ठीक है, एक बार फिर से घुमा के लेके आऊं, स्पाइरली अरेंज्ड स्पोरोफिल्स के अंदर, स्पोरेंजिया के अंदर माइक्रो या मेगास्पोर है ना, तो अगर इसके पास होंगे माइक्रोस्पोर्स, ठीक है ना, अगर इस कोन में है कौन से वाले स्पोर्स बन रहे हैं, माइक्रोस्पोर्स, ठीक है, तो उस कहानी में आप क्या बोलोगे कि ये जो स्पोरोफिल था वो कौन सा वाला कहला जाएगा, ये वाला स्पोरोफिल अब क्या कहलाएगा, माइक्रोस्पोरोफिल। क्यों, क्योंकि उसके अंदर जो स्पोरेंजिया है वो वाली भी कौन सी कहलाएगी अब, माइक्रोस्पोरेंजिया। और ये सब क्यों कहला रहे हैं ऐसे, क्योंकि इन्होंने बनाया है माइक्रोस्पोर्स को, इसलिए इन्हें आप कह रहे हो माइक्रोस्पोरेंजिया और स्पोरोफिल को आप कह रहे हो माइक्रोस्पोरोफिल। क्या यहाँ पर ये चीजें आपको क्लियर हो रही हैं?
अगर हो रही हैं तो बहुत अच्छी बात है, चलो जश्न मनाते हैं कि ये जो माइक्रोस्पोरोफिल है इसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया है और इन्होंने बनाया है माइक्रोस्पोर्स को। और ये जो माइक्रो 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 वाली पूरी कहानी है, ठीक है, ये जो माइक्रो 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 वाली पूरी कहानी है ये डिनोट करती है मेल स्ट्रोबिलाई को, ठीक है, ये डिनोट करती है मेल स्ट्रोबिलाई को। तो ऐसे वाले स्ट्रोबिलाई या ऐसे वाले कोन को आप कहोगे मेल स्ट्रोबिलाई या मेल कोन। क्या कहोगे? मेल स्ट्रोबिलाई या मेल कोन। अब ये कहानी मैम क्या सिर्फ मेल्स के ऊपर लागू होती है? बिल्कुल नहीं, ये कहानी जो है आपकी फीमेल के ऊपर भी लागू होती है। कैसे लागू होगी? कुछ मत करो, यहाँ पर माइक्रो की जगह क्या लगा दो, ये मेगास्पोर है ना, मेगास्पोर है ना, यहाँ पर मैं लिख दूं, ठीक है, ये क्या है? मेल वाला है और ये क्या है? फीमेल, ठीक है। अब देखो इसके पास क्या है, जैसे वहां सब जगह माइक्रो माइक्रो चढ़ाते गए वैसे यहाँ मेगा मेगा चढ़ाते जाओ, ठीक है। मेगा स्पोर्स को बनाने वाला स्पोरेंजिया कौन सा स्पोरेंजिया? मेगा स्पोरेंजिया मैडम, मेगा स्पोरेंजिया जिसके अंदर है वो कौन सा वाला स्पोरोफिल? मेगा स्पोरोफिल मैडम। तो अब ये क्या बन गया? मेगा स्पोरोफिल और मेगा स्पोरेंजिया, और बना रहा है कौन से स्पोर? मेगा स्पोर्स को। तो ऐसा वाला स्ट्रोबिलाई या ऐसा वाला कौन कहलाएगा? क्या? फीमेल स्ट्रोबिलाई या फीमेल कोन। क्लियर इतनी बात? बताओ क्या इसके अंदर कोई कंफ्यूजन किसी को? क्या यहाँ पर दोनों स्पोर्स की कहानी और ये जो पूरी की पूरी कहानी शुरू हुई है, जरा याद करो, ये शुरू हुई है हेट्रोस्पोरी से। अगर हेट्रोस्पोरी नहीं होती तो सारे एक जैसे होते तो बात ही खत्म हो जाती, लेकिन क्योंकि है तो हमने पढ़ लिया। हाँ, क्या लगा पढ़ने में? समझ गए इतनी बात? अब ये मेल और फीमेल कौन दिखाऊं मैं जरा आपको? हाँ, दिखाऊं मैं जरा आपको? देखो, ये देखो, ये है आपका मेल कोन और ये है आपका फीमेल कोन। या कहोगे मेल स्ट्रोबिलाई या फीमेल स्ट्रोबिलाई, ठीक है। इसके अंदर है क्या? माइक्रोस्पोर्स बन रहे हैं और इसके अंदर बन रहे हैं मेगास्पोर्स। क्लियर इतनी बात? आप देखो the microspores develop into a male gametophytic generation which is highly reduced and is confined to only a limited number of cells, and this reduced gametophyte is called as the pollen grain। ये आपकी अभी ना मेल स्ट्रोबिलाई की कहानी शुरू हुई थी ना, ठीक है, वहीं से बता रहे हैं। ये देखो प्रीवियस में अपन ने यहाँ पर मेल स्ट्रोबिलाई की कहानी पढ़ी थी ना, तो ये उसी के बारे में आपको आगे जाके बता रहे हैं कि ये जो माइक्रोस्पोर बना है ये आगे जाके मेल गैमीटोफाइट कैसे बनाएगा, फिर मेल गैमीट उसके अंदर क्या होगा, ये वो कहानी आपको बता रहे हैं। लेकिन आप एक सेकंड के लिए इस कहानी को जरा सा ना इग्नोर मार दो और आ जाओ डायरेक्ट यहाँ पर जो मैंने आपको फीमेल स्ट्रोबिलाई के बारे में बता दिया, ठीक है ना। फिर वन बाय वन हम दोनों के अंदर अब फर्दर और क्या प्रोसेस हुई वो समझ लेंगे। देखो, द कोन्स बियरिंग द मेगास्पोरोफिल्स विद ओव्यूल्स और मेगास्पोरेंजिया आर कॉल्ड एज मेगास्पोरेंजिएट या फीमेल स्ट्रोबिलाई। ये क्या कहलाएंगे? मेगास्पोरेंजिएट या फीमेल स्ट्रोबिलाई। एक बार जरा देखो यहाँ पर जब मैंने बताया, हाँ ये वाला, ठीक है, ये वाली कहानी, ठीक है, यहाँ पर जब मैंने बताया तो आपको मैंने शायद ये वाला टर्म नहीं बताया, ये वाला है ना, कुछ नया नहीं निकला इसमें। ये जो मेल स्ट्रोबिलाई आप कह रहे हो जिसे, है ना, इसे आप एक नाम और दे सकते हो, मेल स्ट्रोबिलाई या मेल कोन के अलावा मेगास्पोरेंजिएट, है ना, और या माइक्रोस्पोरेंजिएट, ठीक है। मेल के केस में माइक्रोस्पोरेंजिएट और फीमेल के केस में मेगास्पोरेंजिएट। ये सारे टर्म्स से फेमिलियर हो गए ना, क्या, कहां से, कैसे शुरू हुआ है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अब ये हो गई आपकी मेल और फीमेल स्ट्रोबिलाई या माइक्रोस्पोरेंजिएट या मेगास्पोरेंजिएट तक की कहानी। अब आगे समझो कि अगर माइक्रोस्पोरेंजिएट कोई है ना, तो उसके अंदर फर्दर क्या क्या डेवलपमेंटल चेंजेस आएंगे, उसके अंदर और कौन कौन से स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, इन्हें समझो। देखो जो माइक्रोस्पोर्स होंगे, ठीक है, द माइक्रोस्पोर्स डेवलप इनटू अ मेल गैमेटोफाइटिक जनरेशन, ठीक है, ये कौन सी जनरेशन में डेवलप होंगे? मेल गैमेटोफाइटिक जनरेशन में डेवलप होंगे। मेल गैमेटोफाइटिक जनरेशन से तात्पर्य और कुछ नहीं है, जिसमें मेल गैमेटोफाइट को जनरेट किया जाना है ना। ये जो पूरी प्रक्रिया चल रही है किस चीज के लिए चल रही है? ताकि वो मेल गैमेटोफाइट को बना सके, है ना, इसीलिए चल रही है। तो मेल गैमेटोफाइटिक जनरेशन में आएगा क्या? विच इज हाईली रिड्यूस्ड, ठीक है, जो कि काफी ज्यादा रिड्यूस हो जाएगा। कौन? ये जो माइक्रोस्पोर्स है, ठीक है, जो यहाँ पर प्रोड्यूस हुए हैं माइक्रोस्पोर्स या मेल माइक्रोस्पोर्स या माइक्रोस्पोरेंजिएट, वो पूरी कंडीशन है। तो माइक्रोस्पोर्स ही जो डेवलप हुए हैं, ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा रिड्यूस होंगे अपने आप में, ठीक है, अपना साइज बहुत ज्यादा रिड्यूस करेंगे। और जब ये इतना रिड्यूस अपने साइज को कर लेंगे, जो कि अब माइक्रोस्पोर से तो मैच नहीं कर रहा, तो उसे एक नया नाम देना पड़ेगा, है ना। तो माइक्रोस्पोर का ही, ठीक है, माइक्रोस्पोर का ही, ठीक,
कैसा फॉर्म, हाईली रिड्यूस्ड फॉर्म, ठीक है, माइक्रोस्पोर का हाईली रिड्यूस्ड फॉर्म ही क्या कहलाएगा, पोलन ग्रेन कहलाएगा, ठीक है। अरे यही तो लिखा है यहाँ पर, दिस रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट इज कॉल्ड एज द पोलन ग्रेन। अरे भाई यही तो लिखा है, यही तो लिख रही थी मैं, हाँ फालतू में लिख दिया मैंने। तो देखो यही जो रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट होगा ये क्या कहलाएगा, पोलन ग्रेन कहलाएगा, विच इज द एक्चुअल मेल गैमेटोफाइट, ठीक है। ये एक्चुअल मेल गैमेटोफाइट होगा, ठीक है, जिसमें बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स होंगे, जिसके अंदर बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स होंगे। ऑब्वियस ही बात है भाई, उसने अपने नंबर ऑफ सेल्स को, अपने साइज को क्या किया है, बहुत रिड्यूस किया है, तभी तो उसके अंदर नंबर ऑफ सेल्स लिमिटेड हुए ना। अगर बहुत ज्यादा होते तो फिर वो था ही माइक्रोस्पोर, बड़ा वाला स्ट्रक्चर, तो है ना। तो यही डिफरेंस है दोनों के बीच। सी, तो द डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन्स टेक प्लेस विद इन द माइक्रोस्पोरेंजिया। अब ये जो पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट हुआ है, ये हुआ कहाँ है एग्जैक्टली, ये जो माइक्रोस्पोर अपने आप को रिड्यूस करके पोलन ग्रेन में कन्वर्ट कर रहे हैं, ये एग्जैक्टली हो कहाँ रहा है, ये जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है ये एग्जैक्टली कहाँ चल रही है, ये प्रक्रिया चल रही है आपकी माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर, है ना। माइक्रोस्पोरेंजिया कहाँ था, माइक्रोस्पोरेंजिया कहाँ था माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरोफिल के अंदर। ये जो माइक्रोस्पोरोफिल्स अरेंज है ना, इनके अंदर है माइक्रोस्पोरेंजिया, और उसी में पहले माइक्रोस्पोर बना और फिर वो रिड्यूस होके क्या बन गया, पोलन ग्रेन बन गया। कहाँ हो रही है ये पूरी कथा कहानी, कहाँ घटी जा रही है, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर, ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर। अब देखो नेक्स्ट मैम, ये वाला तो आपने बता ही दिया था, फीमेल की कहानी कि फीमेल स्ट्रोबिलाई क्या है ना, ये कहानी तो आपने बता दी थी। कुछ नया पढ़े। इसी तरह से जब मेल और फीमेल की कहानी आपने देख ली, अब फीमेल की कहानी में देखो क्या होगा, ये जो मेल या फीमेल कोन्स है, ठीक है, ये जो मेल या फीमेल कोन्स आपको मैं बता रही हूँ, या स्ट्रोबिलाई, ठीक है, कोन या स्ट्रोबिलाई जो दोनों भी, ठीक है, ये या तो सेम ट्री पे बनेंगे, ठीक है ना, मेल और फीमेल कोन्स, ठीक है, मेल या फीमेल कोन्स या स्ट्रोबिलाई या तो एक ही ट्री पे बन जाएंगे, ठीक है, या फिर ये क्या करेंगे, दो अलग अलग ट्री पे, इस पे सिर्फ मेल कोन है और इस पे सिर्फ फीमेल कोन है। इस तरह की कंडीशन भी हो सकती है। तो अगर ये दोनों एक सेम ट्री पर हैं, तब उनका एग्जाम्पल कौन सा ट्री का आपको कंसिडर करना है। देखो बोला था ना मैंने, साइकस पाइनस, चंपा चमेली, बार बार आएंगे चंपा और चमेली, ठीक है। तो यहाँ चंपा चमेली क्या कह रहे हैं कि ये जो, अगर आप बोलो कि आपके फीमेल कोन और मेल कोन जो है वो एक ही ट्री पर मिल रहे हैं, तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ पाइनस इज द एग्जाम्पल ऑफ हैविंग बोथ द कोन्स ऑन द सेम ट्री, ठीक। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि however मैम अगर साइकस की बात करोगे तो जो मेल कोन्स हैं, ठीक है, साइकस की बात अगर करोगे तो जो मेल कोन्स हैं, ठीक है, एंड द मेगास्पोरोफिल्स आर बोर्न ऑन डिफरेंट ट्रीज, ठीक है, ये अलग अलग ट्रीज पे बनते हैं, ठीक है, मेल कोन्स अलग ट्री पे बनते हैं, फीमेल कोन्स अलग ट्री पे बनते हैं, ठीक है, ये साइकस की कहानी है। तो द मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है, ये जो द मेगास्पोर मदर सेल की बात हो रही है, इज डिफरेंशिएटेड फ्रॉम वन ऑफ द सेल्स ऑफ न्यूसेलस, ठीक है ना। अब इन्होंने कहानी को फिर से पता है कहाँ से शुरू कर दिया, आपको पहले ये तो बता दिया कि जो स्पोरोफिल है माइक्रो या मेगा, उसके अंदर माइक्रो या मेगा स्पोरेंजिया है, फिर उसके अंदर माइक्रो या मेगा स्पोर बने हैं, फिर उस माइक्रो या मेगा स्पोर ने अपने आप को कंडेंस करके, माइक्रोस्पोर ने अपने आप को रिड्यूस करके क्या बनाया है, पोलन ग्रेन बनाया है। लेकिन याद करो शुरू कहानी कहाँ से हुई, माइक्रोस्पोरोफिल या मेगा स्पोरोफिल से हुई, है ना, जिन्होंने घूम घूम के क्या बनाया है, घूमर बनाया है। नहीं मैडम, इन्होंने घूम घूम के बनाया है क्या बनाया है, स्पोरोफिल बनाया है, ठीक है, कौन बनाया है, मेल या फीमेल कोन या स्ट्रोबिलाई बनाया है, ठीक है। अब देखो ये बताओ मुझे कि स्पोरोफिल कैसे बना, कहीं से तो शुरुआत हुई होगी, तो भाई ये जो शुरुआत हुई है ये हुई है मेगास्पोर मदर सेल से, ठीक है। ये जो मेगास्पोर मदर सेल है, ठीक है, MMC, M का मतलब यहाँ पे क्या है, मेगास्पोर की हम बात कर रहे हैं, माइक्रोस्पोर की नहीं, ठीक है। मेगास्पोर मदर सेल पूरा ही लिख देती हूँ, अब इतना लिखा ही है मालिक तो थोड़ा खर्चा और, ठीक है। मेगास्पोर मदर सेल की बात मैं कर रही हूँ। ये कहाँ से आई भाई, इट इज द सेल विच गेट्स डिफरेंशिएटेड फ्रॉम द न्यूसेलस, ठीक है। ये सेल कहाँ से आई, न्यूसेलस से निकल कर आई। मैंने आपको बताया हुआ है ये कि न्यूसेलस जो है, न्यूसेलस का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, आगे जाकर आप जब पढ़ोगे इसके अंदर, ठीक है,
आगे जाके आप कौन से चैप्टर में पढ़ोगे, नेक्स्ट यूनिट आपकी स्टार्ट होगी मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है, उसके अंदर आपको ये सारी चीजें बताई जाएंगी, ठीक है। अभी एंजियोस्पर्म में भी आपको ये सब कुछ नहीं बताया जाएगा, ठीक है। आपको ये सारी चीजें बताई जाएंगी मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के अंदर, ठीक है, कि भाई ये न्यूसेलस क्या है, ये मेगास्पोर मदर सेल उससे कैसे निकल कर आ रही है, न्यूसेलस एग्जैक्टली होता कहाँ पर है ना, ये सारी चीजें आपको वहां बताई जाएंगी। अभी एक टर्म इससे पहले ओव्यूल आया था, उसको भी मैंने जानबूझ के स्किप किया है क्योंकि ये सारी टर्मिनोलॉजी जो है अभी आपको पता नहीं है ना, ये आपको जस्ट नेक्स्ट चैप्टर में पता चलने जाने वाली है, ठीक है ना। तो देखो नेक्स्ट क्या होने वाला है हमारा, The megaspore mother cell is differentiated from one of the cells of nucellus. The nucellus is protected by envelopes and the composite structure is called an ovule. ठीक है, आप देखो the ovules are born on megasporophylls which may be clustered to form the female cones. ठीक है, ये इतनी ज़्यादा कहानी मुझे लग रहा है मैं थोड़ा सा एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन दे दूँ, एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन बस दे दूँ, ठीक है, ज़्यादा नहीं बता रही हूँ, बस छोटा सा, ठीक है। देखो क्या होगा, देखो क्या होता है, ठीक है। एक ना आपको इतना तो पता ही है ना कि सीड होता है हर फ्रूट के अंदर, कोई भी फ्रूट आप खाते हो उसके अंदर सीड होता है ना। और इनके पास सीड कैसे हैं, जिम्नोस्पर्म पढ़ रहे हैं हम, भूला तो नहीं कोई पढ़ते पढ़ते कि हम पढ़ रहे हैं जिम्नोस्पर्म। जिनके पास कैसे हैं, नेकेड सीड है मैम, इनके पास कपड़े नहीं है ना, इनके पास कपड़े नहीं है, इनके आसपास घिरा हुआ क्या नहीं है, फ्रूट नहीं है, ये डायरेक्टली सिर्फ सीड है, नेकेड सीड है। तो देखो सीड जो है वो कैसे बनता है, सीड देखना कैसे बनता है, ठीक है। प्लांट आप सबको पता है, ठीक है, प्लांट के बारे में आप सबको पता है कि प्लांट के बारे में आप सबको पता है कि मैम होता है क्या, उसमें होता है क्या मैम, इसमें होता है, इसमें होता है प्लांट में क्या होता है भाई, प्लांट में क्या होता है भाई मैम, होते हैं इसमें 4-5 अलग तरह की चीजें होती हैं फ्लावर के अंदर, है ना, फ्लावर के अंदर, लेकिन ये सब तो फ्लावर में होती है। तो देखो इसीलिए मैं ये चीज़ें आपको यहाँ नहीं बताना चाह रही थी, पर क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है इसे बताए बिना मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि ये ओव्यूल की बात क्या हो रही है, ये एनवेलप्स की बात क्या हो रही है, प्रोटेक्टिव एनवेलप्स क्या है। तो देखो समझ लो यहाँ पर कि सीड का फॉर्मेशन, ठीक है, ज़्यादा अच्छे से मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में ही बताऊंगी, ठीक है, ज़्यादा अच्छे से मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में ही बताऊंगी। यहाँ पर मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देकर छोड़ रही हूँ, ठीक है, ध्यान से समझना इस चीज़ को। देखो सीड का स्ट्रक्चर जो बनता है वो बनता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है, जैसे यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात क्या चल रही है हमारी, मेगास्पोरोफिल की, है ना, दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है, फीमेल कौन, तो इसके अंदर जब सीड बन रहा होता है तो वो बनता है किसके अंदर, ओव्यूल के अंदर, ठीक है। सीड जो बन रहा है ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या है, ये है ओव्यूल, ठीक है, ये है ओव्यूल, और इसके अंदर जो सीड बनेगा, ठीक है, इसके अंदर जो सीड बनेगा वो यहाँ बनेगा, ठीक है, ये पूरा का पूरा है ओव्यूल, और इसके अंदर जो सीड बनेगा वो यहाँ बनेगा, ठीक है, यहाँ सीड बनेगा, ठीक। अब ये जो सीड इसके अंदर यहाँ पर बनेगा, ठीक है, मैं लिख दे रही हूँ इसके ऊपर यहाँ पर सीधे सीड, ठीक है, यहाँ सीड बनेगा, कैसे बनेगा, क्या है अंदर की पूरी प्रोसेस वो आगे मैं बताऊंगी, ठीक है। अब इस ओव्यूल का जो स्ट्रक्चर है ना, इसमें होते हैं कुछ प्रोटेक्टिव ऐसी कवरिंग, एक कवरिंग आपको ये दिख रही है, एक कवरिंग आपको ये दिख रही है, ये होते हैं इसके इंटेग्यूमेंट्स, ये क्या होते हैं इसके इंटेग्यूमेंट्स, ठीक है, ठीक है, ये दोनों ही इसके क्या हैं, इंटेग्यूमेंट्स हैं, एक आउटर और एक इनर, ठीक है, जो बाहर की तरफ से दिखाई दे रहा है दिस इज द आउटर इंटेग्यूमेंट, और जो अंदर की तरफ से दिखाई दे रहा है आपको इट इज द इनर इंटेग्यूमेंट, ठीक है। तो ये क्या है, इसके लिए एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाने का काम करते हैं, ठीक है, एक प्रोटेक्टिव कोट बनाने का काम करते हैं, ठीक है। और ये है इसके अंदर डेवलप हो रहा क्या, सीड, ठीक है, इसके अंदर डेवलप हो रहा क्या, सीड, और ये ओवरऑल पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या है, ये ओव्यूल है, ठीक है। बस इतना जानना आपके लिए अभी के लिए काफी है जिम्नोस्पर्म के अंदर, ठीक है। तो ये जो मैं बात कर रही हूँ मैम, इसके बीच में एक चीज आप खा गए, इसके बीच में आप एक चीज बताना भूल गए कि ये न्यूसेलस कहाँ है, तो समझो समझो न्यूसेलस, और मैं बता दूं बस एक चीज और इसके अंदर आपको, ठीक है। ये अगर मैंने आपको बोला कि ये सीड है ना, ये सीड है, ठीक है, दिस इज द सीड, ठीक है, दिस इज द सीड, ठीक है। ये जो आपको बाहर दिखाई दे रही है, ठीक है, ये वाली सेल्स, दिस इज द न्यूसेलस, दिस इज द न्यूसेलस, ठीक है, ये न्यूसेलस है और ये इसकी सारी सेल्स जो मैंने बनाई, ठीक है, ये न्यूसेलस है और ये इसकी सारी की सारी सेल्स जो मैंने बनाई। अब ये जो न्यूसेलस की सेल्स है, अब ये जो न्यूसेलस की सेल्स है, ठीक है, ये जो न्यूसेलस की सेल्स हैं वो दोनों मिक्स्ड नजर आ रहे थे मुझे, इसलिए मैंने थोड़ा सा उसको डिफरेंशिएट किया। देखो ये जो सारी सेल्स हैं ये किसकी हैं, न्यूसेलस की,
ठीक है ना, मतलब ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या, ओव्यूल। इसके बाहर दिख रहे हैं आपको क्या, प्रोटेक्टिव कवरिंग्स विच आर इंटेग्यूमेंट्स, ठीक है, या एनवेलप्स, ठीक है, और क्या बोलते हैं इनको, एनवेलप्स भी बोलते हैं, ठीक है, एनवेलप्स भी बोलते हैं। और इसके अंदर जो एक पूरा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर बहुत 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 बड़ी बड़ी बढ़िया वाली अच्छी बढ़िया वाली भरपूर पोषण वाली सेल्स भरी पड़ी हैं, दीज आर द न्यूसेलस, ठीक है, ये न्यूसेलस की सेल हैं। और उसके अंदर फिर डेवलप होगा क्या, सीड, उसके अंदर फिर डेवलप होगा क्या, सीड, ठीक है। अब देखो ये सारे स्ट्रक्चर्स, ये सारे नाम जो आपने सुने हैं, ठीक है, इनकी बिल्कुल भी टेंशन, लोड, फिकर, चिंता नहीं लेनी है, ये सब कुछ आपका नेक्स्ट पार्ट है, ठीक है, क्योंकि हाईली डेवलप्ड जब प्लांट आएगा तो उसमें ज्यादा अच्छे से आप पढ़ोगे, ठीक है, कि भाई फ्लावर कैसे बना, सीड कैसे बना, वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर सिर्फ इतना समझ लो कि ये जो मेगास्पोर मदर सेल निकल कर आई, ये कहाँ से निकल कर आई, ये जो न्यूसेलस की सेल्स थी, इन्होंने कहा, ये जो न्यूसेलस की सेल्स थी, इन्होंने कहा कि हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, हमें बनाना है क्या, सीड, ठीक है। ये जो न्यूसेलस की सेल थी, इनमें से किसी सेल ने कहा कि मुझे बनाना है क्या, मुझे बनाना है सीड, ठीक है। तो इसने क्या किया, एक सेल ने सिर्फ अपने फंक्शन को क्या कर लिया, स्पेशलाइज्ड कर लिया, कि भाई मैं बन जाती हूँ क्या, मैं बन जाती हूँ आपकी मेगास्पोर मदर सेल, और मैं बना देती हूँ आगे जाके सीड, ठीक है ना। तो ये न्यूसेलस की ही एक सेल है, ठीक है, ये न्यूसेलस की ही एक सेल है। यही यहाँ पर आपको बताया जा रहा है दैट द मेगास्पोर मदर सेल इज डिफरेंशिएटेड फ्रॉम वन ऑफ द सेल्स ऑफ न्यूसेलस, मतलब न्यूसेलस की सारी सेल्स में से ही कोई एक सेल, ठीक है ना, जैसे मैंने वहां बता दिया आपको, सारी बनाई हुई थी मैंने, उन्हीं में से कोई एक को मैंने स्पेशलाइज कर दिया और बोल दिया कि दिस इज द मेगास्पोर मदर सेल। अब ये जो मेगास्पोर मदर सेल है, इसके अलावा इन्होंने आपको बताया कि भाई न्यूसेलस जो है वो दो कवरिंग से प्रोटेक्टेड है, तो दिस इज द इनर मोस्ट एंड दिस इज द आउटर मोस्ट एनवेलप, ठीक है, जिसे मैंने बोला कि इंटेग्यूमेंट भी बोलते हैं, एनवेलप भी बोलते हैं। और आपको बच गया क्या, ये पूरा का पूरा जो कंपोजिट स्ट्रक्चर है, दिस इज द ओव्यूल, दिस इज द ओव्यूल, ठीक है। तो द ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन मेगास्पोरोफिल्स, और ये ओव्यूल्स जो है वो बन रहे हैं कहाँ पर, ठीक है। मैम आपने यहाँ पर इसे कहीं ना कहीं किसी चीज से अटैच होता हुआ दिखाया है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है क्या, किस चीज से ये ओव्यूल अटैच्ड है, तो इट इज ये बन रहा है कहाँ पर, दे आर बोर्न ऑन मेगास्पोरोफिल्स। कहाँ बन रहा है ये, मेगास्पोरोफिल में, ठीक है। स्पोरोफिल वाली कहानी तो मैंने आपको बताई थी, स्पोरोफिल के जो घूम घूम के पूरा स्ट्रक्चर है वही बना रहा है कौन, ठीक है, उन मेगास्पोरोफिल के अंदर बन रहे हैं क्या, ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर मिलेगा क्या, कवरिंग्स, और उसके अंदर न्यूसेलस, उन न्यूसेलस में से बनेगी क्या, मेगास्पोर मदर सेल, फिर वो मेगास्पोर मदर सेल बनाएगी क्या, क्या बनाएगी ये मेगास्पोर मदर सेल, भाई यही बनाएगी आगे जाके सीड को, ठीक है। मेगास्पोरोफिल के अंदर पूरी की पूरी ये कहानी चलेगी। अब देखो, द ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन मेगास्पोरोफिल्स which may be clustered to form the female cones, ठीक है। अब ये जो मेगास्पोरोफिल पे ओव्यूल्स बने हैं, ठीक है, ये जो मेगास्पोरोफिल के ऊपर ओव्यूल्स बन रहे हैं इस तरह के, ये जो पूरा का पूरा ओव्यूल का कंपोजिट स्ट्रक्चर आपने यहाँ देखा, ठीक है, इन सब को, ठीक है, इन सब को अगर आप ये सब कुछ, ये पूरा का पूरा इनका इस पूरे के पूरे ओव्यूल्स का बंच जो है, ग्रुप जो है, इनका पूरा क्लस्टर जो है वो आपको कहाँ मिलेगा, फीमेल कोन के ऊपर मिलेगा। कहाँ मिलेगा, फीमेल कोन के ऊपर मिलेगा। Now the last thing is the megaspore mother cell divides meiotically to form 4 megaspores। ये जो मेगास्पोर मदर सेल थी, इसने मेगास्पोर को कैसे बनाया, तो भाई इसने मेगास्पोर को ऐसे बनाया कि इसने किया मियोटिक डिवीजन और इसने बना दिए 4 मेगास्पोर्स, ठीक है, 1 2 3 एंड 4, इसने किया मियोटिक डिवीजन और इसने बना दिए 4 मेगास्पोर्स, 1 2 3 एंड 4। मियोटिक डिवीजन ही क्यों किया, क्योंकि ये जो न्यूसेलस की सारी सेल्स हैं, ये सब होती हैं कैसी, डिप्लॉइड, ये सारी की सारी सेल्स होती हैं कैसी, डिप्लॉइड, और जो स्पोर बनाना होता है हमें, वो हमें कैसा बनाना होता है, हैप्लॉइड। क्यों हैप्लॉइड बनाना होता है, क्योंकि कभी भी मेल या फीमेल गैमीट की बात आप कर रहे हो तो वो गैमीट होते हैं कैसे, हैप्लॉइड होते हैं, ताकि जब वो दोनों गैमीट आकर एक दूसरे से मिले, ठीक है, जब वो दोनों गैमीट आकर एक दूसरे से मिले तो वो एक क्या बना सके, डिप्लॉइड जाइगोट को बना सके। क्या बना सके, एक डिप्लॉइड जाइगोट को बना सके। इसलिए वो दोनों हमेशा कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। और अगर आपको हैप्लॉइड गैमीट बनाना है तो फिर मतलब जो सेल है वो कैसी होगी, यहाँ पर डिप्लॉइड होगी, तभी वो मियोटिक डिवीजन से बना रहा है ना। मियोटिक डिवीजन करेगा तभी तो प्लॉइडी लेवल हाफ करेगा, ठीक है ना। इतनी बात यहाँ क्लियर कि भाई 4 मेगास्पोर बने, किससे बने, मेगास्पोर मदर सेल के मियोटिक डिवीजन को करने से बने, ठीक।
इतनी बात आई थिंक यहाँ पर क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट देखते हैं, वन ऑफ द मेगास्पोर्स एनक्लोज्ड विद इन द मेगास्पोरेंजियम, इनमें से कोई एक मेगास्पोर जो है, ठीक है, इनमें से कोई एक मेगास्पोर, 4 बने, ठीक है, 4 बने, इनमें से कोई एक मेगास्पोर, ठीक है, 4 में से कोई एक मेगास्पोर, ठीक है, जो कि मेगास्पोरेंजियम के अंदर है, ठीक है, डेवलप्स इनटू अ मल्टीसेल्यूलर फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है, ये मेगास्पोर फर्दर डेवलपमेंट करके बनाएगा क्या, एक मल्टीसेल्यूलर, ठीक है, एक मल्टीसेल्यूलर फीमेल गैमेटोफाइट को बनाएगा, ठीक है, एक मल्टीसेल्यूलर फीमेल गैमेटोफाइट को बनाएगा। कौन, इनमें से कोई एक मेगास्पोर। क्यों, बाकी के क्यों नहीं बना रहे, बाकी के हो जाएंगे क्या, बाकी के हो जाएंगे क्या, डीजेनरेट, ठीक है, एक ने बना लिया ये, और बाकी के 3 कहाँ गए मैम, डीजेनरेट, ठीक है, बाकी के 3 की कहानी यहीं पर खत्म हो गई, इनका साथ यहीं तक था, ठीक है, ये 3 क्या हो गए, डीजेनरेट हो गए। अब ये जो मेगास्पोर है ये आगे जाके बना देगा किस चीज को, मल्टीसेल्यूलर फीमेल गैमेटोफाइट को, ठीक है, that bears 2 or more archegonia और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है। अब देखो आगे की कहानी, ठीक है, अब देखो आगे की कहानी। अब ये जो मल्टीसेल्यूलर फीमेल गैमेटोफाइट है, इसके पास होंगे क्या, इसके पास होंगे क्या, 2 या 2 से ज्यादा आर्किगोनिया, ठीक है, या फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है। आर्किगोनिया को ही क्या कहते हैं, फीमेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब ये जो मल्टीसेल्यूलर फीमेल गैमेटोफाइट बना है इज ऑल्सो रिटेन्ड विद इन मेगास्पोरेंजियम, ठीक है। Unlike bryophytes and pteridophytes, in gymnosperms, the male and female gametophytes do not have an independent free living existence, ठीक है। यहाँ पर एक आपको एक एक्स्ट्रा कैरेक्टरिस्टिक, एक डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर एक देखने को मिलेगी, एक डिफरेंट प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी, किसके बारे में, जिम्नोस्पर्म्स के बारे में, जो कि उनकी ब्रायो और टेरिडो जो इससे पहले वाले चले आ रहे हैं उनसे मैच नहीं करेगी, ठीक है। ब्रायो टेरिडो से बिल्कुल मैच नहीं करेगी ये कैरेक्टरिस्टिक। कैसी कैरेक्टरिस्टिक, क्यों मैच नहीं कर रही है, देखो अभी तक क्या हो रहा था, ब्रायोफाइट में, टेरिडोफाइट में जो मेल कैरेक्टर है, ठीक है ना, जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, दोनों का अपना अलग अलग एग्जिस्टेंस होता है ना, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जिम्नोस्पर्म के अंदर जो मेल और फीमेल गैमेटोफाइट्स हैं, दे डू नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस, ठीक है। मेल और फीमेल दोनों गैमेटोफाइट का अपना एक दूसरे से अलग इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस नहीं है, ठीक है। इनका फ्री लिविंग इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। क्यों नहीं है समझते हैं, ठीक है, क्यों नहीं है, कैसे नहीं है, फिर अगर इंडिपेंडेंट नहीं रहते तो कैसे रहते हैं। देखो, दे रिमेन विद इन द स्पोरेंजिया, ये दोनों कहाँ रहते हैं, स्पोरेंजिया के अंदर रहते हैं, ठीक है। रिटेन्ड ऑन द स्पोरोफाइट्स, ठीक, जो इनकी स्पोरोफाइटिक बॉडी है ना, जिसके ऊपर स्पोर बन रहे हैं, ये माइक्रोमेगा स्पोर बन रहे हैं, ठीक है, उस बॉडी के ऊपर रहते हैं। द पोलन ग्रेन इज रिलीज्ड फ्रॉम द माइक्रोस्पोरेंजियम, जो पोलन ग्रेन एट लास्ट बना है मेल गैमीट, ठीक है, वो कहाँ से रिलीज होगा, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर से बना था मैम, तो उसी से रिलीज हो जाएगा। दे आर कैरीड इन एयर करंट्स, इन्हें हवा के झोंकों के साथ, ठीक है, एयर करंट्स के साथ लेकर जाया जाता है, और फिर ये आ जाते हैं किसके पास, ये आ जाते हैं किसके पास, ये आ जाते हैं ओव्यूल की ओपनिंग के पास, ठीक है, जो कि बने हैं कहाँ पर, मेगास्पोरोफिल के ऊपर बने हैं, ठीक है, वहां तक ये आ जाते हैं। कौन आ जाते हैं, पोलन ग्रेन आ जाते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये जो कहानी आपको बताई जा रही है, ठीक है, ये जो कहानी आपको बताई जा रही है,
इससे पहले जब से मैंने माइक्रोस्पोरोफिल और मेगास्पोरोफिल की कहानी शुरू की है तब से मुझे मतलब मैं एग्री करती हूँ कि आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर बहुत सारे टर्म्स ऐसे आ रहे हैं, बैक टू बैक ऐसे टर्म्स और प्रोसेसेस आ रही हैं जो आपको नहीं पता है ना। ये क्लास 11th में जो ये चीजें आप पढ़ रहे हो यहाँ जिम्नोस्पर्म में प्लांट किंगडम के अंदर, ठीक है, ये चीजें आपको पहली बार सुनने को मिल रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सब कुछ सिर्फ यहीं पे मिलेगा, ठीक है। जब आप इसके बाद आप पढ़ोगे सिर्फ मॉर्फोलॉजी, है ना, इसके बाद भी आपको सिर्फ मॉर्फोलॉजी बताई जाएगी जिसके अंदर आपको बताया जाएगा, जो मैं चैप्टर का बार बार नाम ले रही हूँ, ठीक है, चैप्टर नंबर वो आपका 5 है, राइट। तो मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट के अंदर भी आप क्या देखोगे, आप सिर्फ स्ट्रक्चर देखोगे। मैं मॉर्फोलॉजी में तो हमें सिर्फ स्ट्रक्चर बताया जाता है कि प्लांट का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, फ्लावर का स्ट्रक्चर ऐसा होगा, इसके पास ये पार्ट होंगे, ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा, ठीक है, ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा, बस स्ट्रक्चर बताया जाएगा, ठीक है। फिर एनाटॉमी में भी आपको सिर्फ इंटरनल स्ट्रक्चर बता दिया जाएगा, आउटर स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर, लेकिन जो मेन प्रोसेसेस हैं, ठीक है, ये जो प्रोसेसेस यहाँ आपको लग रही हैं कि ये सब मैं पहली बार सुन रहा हूँ या सुन रही हूँ, ये सारी प्रोसेसेस आपको कहाँ मिलेंगी, ये सारी प्रोसेसेस आपको मिलेंगी 12th क्लास में जब आप पढ़ोगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है। ये पूरी जो प्रोसेसेस है ना, जो मैं इतना सोच सोच के आपको बता रही हूँ कि इससे ज्यादा बताऊं या नहीं, इससे आगे बताऊं या नहीं, इसमें इतना एक्स्ट्रा बताऊं या नहीं, तो इन सब चीजों का एक रीजन है, ठीक है। ये मैं क्यों समझा रही हूँ, क्योंकि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो सिर्फ ये सब कुछ पहली बार पढ़ रहे होंगे, काफी सारे ऐसे होंगे जिन्होंने 12th का वो चैप्टर एक्साइटमेंट में पढ़ दिया होगा, ठीक है, तो उनको समझ में ज्यादा आ रहा होगा, उन्हें लग रहा होगा मैडम तो अधूरा अधूरा बता रही है ना। और काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिन्हें लग रहा होगा कि जब ये सब कुछ 11th में कहीं से कहीं तक आगे तक आने ही नहीं वाला, तो हम 11th में इतना ज्यादा क्यों पढ़े। तो देखो दोनों तरह की नीड हो सकती है ना, आप में से कुछ को लगेगा कि आपको इससे ज्यादा बताना चाहिए, आप में से कुछ को लगेगा कि मैम इससे कम बताना चाहिए। तो देखो मैम क्या कर रही है, मैम सिर्फ आपको लिमिटेड चीजें बता रही हैं, जितना यहाँ पर आपकी थ्योरी में इंक्लूडेड है सिर्फ मैं उन टर्म्स से आपको इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ, क्योंकि अगर मैं इस पूरी प्रोसेस को बताने लग जाऊं तो मैं 12th क्लास का आपका जो फर्स्ट चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, वो पूरा का पूरा चैप्टर में यही पढ़ा दूंगी, ठीक है ना। तो हमें वो नहीं करना है ना, हमें तो सिर्फ जिम्नोस्पर्म पढ़ना है, ठीक है ना। तो हम एक लिमिट मेंटेन करके उतना बस समझते जाएं जितना यहाँ थ्योरी में हमको दिखाया जा रहा है ना। तो देखो अब यहाँ पर जिन जिन टर्म्स का नाम लिया गया है, जैसे कि पॉलन ट्यूब का नाम ले रहे हैं ये लोग, है ना, एयर करंट्स के थ्रू जो पॉलन ग्रेन आया उस प्रोसेस का नाम ले रहे हैं, ठीक है। अब ये जो फिर कैसे यहाँ तक ओव्यूल जो है वो पहुंच रहा है, फर्टिलाइजेशन की बात अगर हो रही है तो जाइगोट जो है वो कैसे बना, फिर एम्ब्रियो की बात हो रही है, ठीक है, ओव्यूल का सीड में कन्वर्जन की बात हो रही है, लेकिन ये सीड जो है वो कवर्ड नहीं है, ठीक है। तो ये इतनी प्रोसेस मैं आपको यहाँ पर सिर्फ बताती हूँ जितनी यहाँ पर इंक्लूडेड है, ठीक है। समझना ध्यान से क्या होता है, देखो जो अपन ने ओव्यूल ड्रॉ किया था अभी, है ना, जो अपन ने ओव्यूल ड्रॉ किया था अभी, मैं उसका एक बिल्कुल छोटा सा सैंपल यहाँ फिर से बना रही हूँ, ठीक है। ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ किया था, ठीक है, ऐसा ही कोई स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ किया था जो कि बहुत ज़्यादा बेकार बन गया है ये मेरे हाथ पर, ठीक है, कंसिडर कर लेना, ठीक है। इसके अंदर कुछ सेल्स हैं न्यूसेलस की और उसके अंदर क्या है, फिर सीड है, ठीक है। ये आपकी न्यूसेलस की सेल्स हो गई और ये इनके अंदर का फिर सीड हो गया, ठीक है। अब देखो ये जो ओव्यूल है, ठीक है ना, नेक्स्ट जो मैं स्ट्रक्चर यहाँ बना रही हूँ, ठीक है, नेक्स्ट जो मैं स्ट्रक्चर यहाँ बना रही हूँ, मैंने कहा कि भाई ये था आपका माइक्रोस्पोरेंजियम, कुछ भी मैंने रैंडम स्ट्रक्चर बना दिया, ठीक है। इसके अंदर बन रहे थे आपके क्या, पोलन ग्रेन्स, ठीक है, ये पोलन ग्रेन्स बन रहे थे, ठीक है। ये हो गया आपका फीमेल की स्ट्रक्चर, फीमेल की बॉडी की बात हो रही है। ये हो गया आपका मेल बॉडी में कहीं बन रहे हैं आपके क्या, पोलन ग्रेन्स, ठीक है। अब ये जो पोलन ग्रेन्स है, ठीक, ध्यान देना, मेल और फीमेल के अंदर से, ठीक है। अब ये जो पोलन ग्रेन्स हैं, जब ये इन्हें रिलीज कर देगा, कौन रिलीज कर देगा भाई, कहाँ बने हैं पोलन ग्रेन, हमारे माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर बने हैं मैम, ये पूरी आपकी माइक्रोस्पोरेंजियम रही। ये क्या करेगी, ये यहाँ से कहीं से ब्रेक होके, ठीक है, ये ब्रेक होके क्या करेगी, ये ब्रेक होके क्या करेगी, इन पोलन ग्रेन्स को रिलीज कर देगी, ठीक है। इन पोलन ग्रेन्स को इसने हवा में रिलीज कर दिया, ठीक है, हवा में रिलीज कर दिया इन पोलन ग्रेन्स को। अब ये जो पोलन ग्रेन्स हैं, ध्यान से समझना, क्यों हवा में रिलीज कर दिया,
क्योंकि जो पोलन ग्रेन है और जो फीमेल के अंदर ये जो यहाँ पर ओव्यूल है, ठीक है, ये जो पूरा का पूरा इसके अंदर एक एग सेल होगी, एम्ब्रियो होगा, ठीक है, पूरी की पूरी अंडा जो होगा इसका, ये सारी चीजें, ठीक है, इसका एग भी और इसका पोलन ग्रेन भी, ठीक है, मेल और फीमेल का, दोनों के जो गैमीट हैं दोनों ही एक दूसरे की तरफ चल के नहीं जा सकते, इनके पास मूवमेंट नहीं है, ठीक है, दे आर नॉन मोटाइल, ठीक है, ये कैसे हैं, नॉन मोटाइल है, इनके पास मूवमेंट नहीं है। तो ये क्या करेंगे, ये बिल्कुल प्रकृति के भरोसे चलेंगे अपनी रिप्रोडक्शन की प्रोसेस के लिए। प्रकृति के भरोसे कैसे चलेंगे कि इसने तो बस हवा में रैंडमली क्या कर दिया है, पोलन ग्रेन्स को रिलीज कर दिया, ठीक है। अब ये जो रिलीज्ड पोलन ग्रेन्स हैं ये कभी ना कभी उड़ते 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 उड़ते, ठीक है, एक्सपायर होने से पहले, हर चीज़ की एक एक्सपायरी डेट होती है ना, तो एक्सपायर होने से पहले ये कहाँ पहुंचेंगे, ओ ये मैंने क्या कर दिया, एक्सपायर होने से पहले ये कहाँ पहुंचेंगे, देखो एक्सपायर होने से पहले ये पहुंचेंगे कहाँ, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है आपका, ठीक है, क्या है, मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर नहीं बना रही हूँ, मैं बस लिख दे रही हूँ आपका क्या है, मेगास्पोरोफिल की तरफ, ठीक है, मेगास्पोरोफिल की तरफ ये पहुंचेंगे, ठीक है। फिर मेगास्पोरोफिल, अब ये जो मेगास्पोरोफिल है इन पोलन ग्रेन्स को अंदर पहुंचाएगा एग सेल के पास। मेगास्पोरोफिल जो है इन पोलन ग्रेन्स को रिसीव कर लिया ना इसने, अब इन्हें पहुंचाएगा ये कहाँ, एग सेल की तरफ, ठीक है, एग सेल की तरफ। एग सेल की तरफ पहुंचाने के लिए ये बनाएगा एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को, एग सेल की तरफ पहुंचाने के लिए कैसे पहुंचाएगा, हाँ ऐसे तो बोलेगा नहीं कि चलो जाओ वहां पे चले जाओ, ठीक है, बोल भी देगा तो कैसे जाएंगे, उनके पास तो मूवमेंट नहीं है मैम, दे आर नॉन मोटाइल, तो कैसे जाएगा, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के थ्रू, ठीक है, कैसे जाएगा, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के थ्रू। इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को ही कहते हैं, इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को ही कहते हैं पोलन ट्यूब। क्या कहते हैं इसे, पोलन ट्यूब कहते हैं, ठीक है। इस पोलन ट्यूब का काम क्या निकल कर आया कि इसने जो पोलन ग्रेन्स आए थे, जो मेल गैमीट आया था उसे एग तक पहुंचाया, मतलब इसने एक मेल गैमीट को एक फीमेल गैमीट से मिलवाया, क्योंकि वो दोनों अपाहिज थे, वो दोनों ही चल नहीं सकते थे, तो दोनों को किसने मिलवाया, पोलन ट्यूब ने मिलवाया। किसने मिलवाया, पोलन ट्यूब ने मिलवाया, ठीक है ना। तो ये पहुंच गए पोलन ट्यूब से यहाँ तक, कोई दिक्कत इस बात में, हो गया, मिल गया सहारा प्रकृति से, काम कंप्लीट, ठीक है। इस प्रक्रिया को क्योंकि पोलन ग्रेन को इसने कहाँ पहुंचाया है, फीमेल गैमीट तक इसने ट्रांसफर करवाया है, इसी प्रोसेस को कहते हैं, इसी प्रोसेस को कहते हैं पॉलिनेशन, ठीक है, जिसमें पोलन ग्रेन्स का फीमेल गैमीट तक, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तक ट्रांसफर किया जाता है। द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन, ठीक है। ये पॉलिनेशन की प्रक्रिया हो गई आपकी, पोलन ट्यूब के थ्रू पहुंच गए मेल गैमीट यहाँ तक, ठीक है। इसके ऊपर मैं बना देती हूँ आपके मेल गैमीट, ठीक है, ये पोलन ट्यूब थी और इसके पास थे क्या, मेल गैमीट। अब इसने क्या किया, मेल गैमीट को ले जाके यहाँ पर रिलीज कर दिया, ठीक है। अब जो एग था और उसके बीच में और पोलन ग्रेन के बीच में क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, ठीक है। अब देखो मैं एक बार यहाँ पर पॉज कर दे रही हूँ, यहाँ बता रही हूँ, देखो जो पोलन ट्यूब थे जिसके अंदर क्या थी, मेल गैमीट्स थी, ठीक है ना, मेल गैमीट्स थी, वो आ गई किस तरफ, आर्किगोनिया की तरफ, ठीक है। ये जो आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, दिस इज द आर्किगोनिया, ठीक है, यहाँ तक आ गई, ये यहाँ तक आ गई, ओव्यूल के अंदर है ना, कहाँ है ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है आपका, ओव्यूल, उसके अंदर है आपकी आर्किगोनिया जो बैठी हुई है छुप के, ठीक है। तो ओव्यूल के अंदर आर्किगोनिया तक लेकर आ गए ये पोलन ट्यूब, ठीक है। इसने अपना कंटेंट, ठीक है, इसने अपना कंटेंट कहाँ पर रिलीज किया, आर्किगोनिया के माउथ पर। ये जो यहाँ पर ओपनिंग है, देखो ये जो मैंने कवरिंग बताई आपको कि आउटर और इनर एनवेलप है, इंटेग्यूमेंट है, ये सिर्फ बाकी सब जगह है, लेकिन यहाँ पर नहीं है ना, ये क्योंकि माउथ है आर्किगोनिया का, यहाँ से तो वो चीजों को क्या कर रही है, इनटेक कर रही है ना। तो दिस इज द माउथ ऑफ आर्किगोनिया, पोलन ट्यूब आई, अपना कंटेंट जो था, क्या कंटेंट था उसके अंदर भरा था मेल गैमीट्स, है ना, क्या भरे थे उसके अंदर, मेल गैमीट्स, उसको उसने आर्किगोनिया के माउथ में क्या कर दिया, रिलीज कर दिया कि भाई ले ले, अपनी जहां भी एग सेल को तूने छुपा के रखा है अब तो फर्टिलाइज कर ले, बिल्कुल लाके दे दिया, अब और क्या चाहिए। हाँ, तो अब ये क्या करेगी, अब ये क्या करेगी, फर्टिलाइजेशन करेगी। तो फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन के बाद फिर क्या होगा, इसके अंदर डेवलप होगा एक जाइगोट, है ना। मेल और फीमेल गैमीट जब मिल जाएंगे तो वो डेवलप करेंगे किसको, जाइगोट को डेवलप करेंगे, ठीक है। और फिर ये जाइगोट जो है वो डेवलप हो जाएगा किसमें, एम्ब्रियो में। ये जाइगोट फिर आगे जाके डेवलप हो जाएगा किसमें, एम्ब्रियो में। अब ओव्यूल जो है, ठीक है, ये जो ओव्यूल है,
ठीक है, ये जो पूरा का पूरा ओव्यूल आपको दिख रहा है जिसमें ये इंटेग्यूमेंट्स हैं, ठीक है, अंदर ये एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। यहाँ पर ये जो आपको ओव्यूल के अंदर मैं दिखा रही हूँ स्ट्रक्चर, ठीक है, आर्किगोनिया, ये क्या करेगा, अपने आप को कन्वर्ट कर लेगा किस चीज में कन्वर्ट कर रहा है, एम्ब्रियो में, ठीक है, जाइगोट और उसके बाद एम्ब्रियो। और ये जो पूरा का पूरा ओव्यूल है ये अपने आप को कन्वर्ट कर लेगा किस चीज में, सीड में। किस चीज में कन्वर्ट कर लेगा, सीड में, ठीक है। तो दीज सीड्स आर नॉट कवर्ड, ठीक है ना। अब ये बताओ मैम मुझे कि मैम आप कह रहे हो कि इसके पास एनवेलप्स है, इसके पास कवरिंग्स है, फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हो कि ये सीड्स जो है वो कवर्ड नहीं होंगे, हाँ कवर्ड नहीं होंगे। तो जरा याद करो, ठीक है, पीछे जाओ जरा इस क्लास में जहां से हमने इस कहानी की शुरुआत की थी, पीछे जाओ जरा इस क्लास में जहां से हमने इस कहानी की शुरुआत की थी, बिल्कुल फर्स्ट लाइन, ठीक है, कि यहाँ पर जो सीड्स होंगे, ठीक है, they are not, ठीक है, ovules are not enclosed by an ovary wall and remain exposed both before and after fertilization, ठीक है, क्योंकि ओव्यूल्स जो हैं, ठीक है, ओव्यूल्स जो है वो ओवरी वॉल से एनक्लोज्ड नहीं होंगे। ओव्यूल के अंदर जो एम्ब्रियो है वो कन्वर्ट हुआ ना, ओव्यूल की बात हो रही है। किसका बोला हमने, ओव्यूल कन्वर्ट हुआ ना सीड में, हमने क्या बोला कि सीड है भाई अनकवर्ड, हमने ये नहीं बोला कि एम्ब्रियो अनकवर्ड है, ठीक है ना। एक बार फिर से समझ लो मेरी बात को, ठीक है। देखो यहीं पर थे ना हम, हाँ, हमने क्या बोला कि ये जो कवरिंग्स है, ठीक है, ये जो कवरिंग्स है ये किसके अंदर है, ओव्यूल के पूरे स्ट्रक्चर के अंदर है। और ये जो स्ट्रक्चर यहाँ डेवलप हो रहा है ये किस में डेवलप हो रहा है, आगे जाके फर्टिलाइजेशन के बाद भी और पहले भी। ये स्ट्रक्चर है क्या, एम्ब्रियो है ना, ये तो है ना, यही आगे जाके फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो रहा है। पहले ये क्या है, आर्किगोनिया है ना, पहले क्या है, आर्किगोनिया है, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो कन्वर्ट हो जाएगा जाइगोट और एम्ब्रियो के अंदर। तो ये जो कवरिंग्स मिली ये किसको मिली, एम्ब्रियो को मिली, लेकिन ओव्यूल तो पहले भी अनकवर्ड था बाद में भी अनकवर्ड है, राइट। तो यहाँ पर अब ये चीज क्लियर हो गई कि ये जो कवरिंग्स है ये ओव्यूल की बात नहीं कर रहे हैं हम, कवर्ड क्या है, एम्ब्रियो, लेकिन ओव्यूल तो फर्टिलाइजेशन के पहले भी कैसा था, अनकवर्ड, फर्टिलाइजेशन के बाद भी कैसा है, अनकवर्ड। इतनी बात क्लियर हुई। अब देखो आगे कहाँ थे हम, यहां तक तो हमने पढ़ लिया था, राइट, यहां तक हमने पढ़ लिया था। लास्ट देखो ये पूरी प्रोसेस जो मैंने आपको बताई, दैट द सीड्स आर नॉट कवर्ड, ठीक है। इस लास्ट लाइन को एक बार फिर से मैं रिपीट कर रही हूं कि यहाँ पर फर्टिलाइजेशन के बाद भी क्या हुआ, जाइगोट ने अपने आप को एम्ब्रियो में कन्वर्ट कर लिया, ओव्यूल ने अपने आप को सीड में कन्वर्ट कर लिया, लेकिन ये सीड जो है वो कवर्ड नहीं थे। और यहाँ तक इस बात को अगर समझ गए हो तो इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे रीजन ये है कि ये जो सीड बना पूरा का पूरा, ठीक है, जो पूरा का पूरा ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो गया, इसके बाहर क्या होनी चाहिए थी, इसके बाहर होना चाहिए था किस चीज को, इसके बाहर होना चाहिए था मैम किसी फ्रूट को, इसके बाहर होना चाहिए था मैम किसी फ्रूट को, है ना। ये मैंने अगर कहा कि ये सीड है, ठीक है ना, तो इसके बाहर किसी फ्रूट को होना चाहिए था। फ्रूट कैसे डेवलप होता है, फ्रूट डेवलप होता है ओवरी से, फ्रूट कैसे डेवलप होता है, ओवरी से, ठीक है, फ्रूट कैसे डेवलप होता है, ओवरी से। इसीलिए उन्होंने फर्स्ट लाइन आज पूरे लेक्चर की जो मैंने आपको बताई थी उसमें कहा था दैट द सीड्स आर नॉट एनक्लोज्ड विद द ओवरी वॉल, ओवरी की वॉल से ये सीड्स जो हैं वो कवर्ड नहीं है, ठीक है ना। तो ये बात आपको समझ आई कि सीड जो बन रहा है वो कैसे बन रहा है, बट दी सीड्स आर नेकेड बिकॉज दे आर नॉट कवर्ड, दे आर नॉट एनक्लोज्ड बाय एनी काइंड ऑफ ओवरी वॉल, क्योंकि यहाँ पर फ्रूट फॉर्मेशन है ही नहीं, इनके पास फल है ही नहीं, इनने सिर्फ सीड बनाए, वो भी कैसे बनाए, नेकेड, ठीक। अब एट लास्ट जिम्नोस्पर्म के बारे में जितना भी पढ़ना था वो मैं सब आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। मैंने आपको बिल्कुल लेक्चर के बिगनिंग में ही कहा था कि हम जिम्नोस्पर्म को बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हम एंजियोस्पर्म को नहीं पढ़ेंगे, है ना। एंजियोस्पर्म को हम पढ़ेंगे कहाँ, नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। नहीं पढ़ेंगे से मतलब ये नहीं है कि कुछ नहीं पढ़ेंगे, लेकिन इतना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। ये सारी डिटेल आपको उसकी कहाँ मिलेगी, नेक्स्ट चैप्टर में मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर आप उसका सिर्फ जनरल इंट्रोडक्शन लोगे जो कि नेक्स्ट लेक्चर में लोगे। जिम्नोस्पर्म के बारे में मैंने आपको कहा था कि इनकी जो टॉलेस्ट ट्री वाली जो वैरायटी है, इनके जितने भी टॉल टाइप के ट्री हैं, ठीक है ना, श्रब से लेके मिडिल हाइट से लेके टॉल हाइटेड तक के ट्रीज इनमें पाए जाते हैं, और इसका मैं आपको एग्जांपल प्रोवाइड करूंगी। कहा था मैंने, तो देखो जरा यहाँ पर आपको सबसे पहले देखो यहाँ पर दिखाया गया है, अगर पूरा ध्यान से देख पाओ, ठीक है, एकदम ध्यान से देखो तो यहाँ पर एक आदमी खड़ा हुआ दिखाई देगा आपको, देखो ध्यान से देखो, दिखाई दे रहा है एक आदमी खड़ा हुआ,
ठीक है। अब डायरेक्टली अगर वहां से कंपेयर करते हुए यहाँ आ जाओ, तो मैंने कहा था ना, एक नॉर्मल एवरेज ह्यूमन हाइट से 50 से 60 गुने से भी ज्यादा गुना कर दोगे ना, तब तक वहां तक इनकी हाइट जाती है। किनकी? जिम्नोस्पर्म्स के अंदर आने वाले ट्रीज की, ठीक है। दे आर द टॉलेस्ट ट्रीज, ठीक है। एक टॉलेस्ट का एग्जांपल मैंने आपको बताया भी है, सिक्विया, राइट। तो देखो अब यहाँ पर आपको बोला गया कि भाई ये है एक आदमी, ठीक है, और ये एक अपने हिसाब से अपन लोगों की दुनिया में अपन को लगता है कि भाई बहुत बड़ी बिल्डिंग है, बहुत ऊंची बिल्डिंग है ना, ऊंची लंबी बिल्डिंग है। देखो तो ये हो गई यहाँ पर एक हाइट, ठीक है। एक इटालियन सिप्रस की हाइट बताई जा रही है यहाँ पर। दिस इज द इटालियन सिप्रस, जिसकी हाइट आपको बताई जा रही है कि अराउंड भाई इतनी 6500 के आसपास की है, ठीक है। इसकी बताई जा रही है आपको व्हाइट सिप्रस की 70 फीट। यहाँ पर देखो ये 130 फीट, ये सब कुछ फीट्स में चल रहा है। जो आप 5-6 फीट वाले इंसान देखते हो ना, यहाँ पर कहाँ चल रही है ये बातें? 65 फीट, ठीक है, 70 फीट, देन 130 फीट, ठीक है। और ये तो अभी बहुत छोटा पेड़ है, अभी तो बहुत लंबे लंबे आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। ये 130 फीट भी कुछ नहीं है। देन 140 फीट यूरोपियन लार्च, देन 200 फीट वेस्टर्न रेड सेडार, एंड देन 250 फीट फॉर डॉगलास फर, एंड देन 300 फीट फॉर जियांट सिक्विया, ठीक है। एंड देन द कॉस्ट रेडवुड 367 फीट, ठीक है। इतने ज्यादा टॉलेस्ट, इतने ज्यादा टॉल हाइटेड ये ट्रीज यहाँ पर अवेलेबल हैं, जो कि है किसके अंदर? जिम्नोस्पर्म के अंदर। बस बेचारे एक ही चीज से मात खा गए कि जो सीड था ना वो इनका नेकेड रह गया। अगर उसको भी कपड़े मिल गए होते तो फिर तो जिम्नोस्पर्म जो थे वो क्या होता थे? जीत जाते। लेकिन इवोल्यूशन एकदम से अगर हो जाता तो फिर क्या बात थी? इवोल्यूशन क्या है? एक ग्रेजुअल प्रोसेस है ना। तो इवोल्यूशनरी कैरेक्टर्स के बेसिस पर ये सारी चीजें क्या हुई हैं? ग्रेजुअली डेवलप हुई हैं, एकदम से थोड़ी हो जाती हैं भाई। तो भाई देखो ना, आप एल्गे से सिंपलेस्ट फॉर्म से आप जिम्नोस्पर्म तक आ चुके हो, इंटॉलेस तक आ चुके हो। अब सोचो कि और भी कितने सारे ऐसे फैसिनेटिंग कैरेक्टर्स बाकी होंगे जो अभी भी आपसे कहा जा रहा है कि जिम्नोस्पर्म के पास नहीं है। मतलब वो सब कहाँ है? एंजियोस्पर्म में है। तो आया इंटरेस्ट पढ़ने में कि भाई एंजियोस्पर्म में अब और क्या रह गया जो कि वहां मिलने वाला है? पढ़ोगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। पढ़ोगे नेक्स्ट लेक्चर में जो होगा आपका एंजियोस्पर्म के लिए, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगी कि ऐसा क्या रह गया जो बेचारे जिम्नोस्पर्म में नहीं था, लेकिन लेकर आए कौन? एंजियोस्पर्म्स लेकर आए, और क्रेडिट ले गए किस चीज का? दैट दे आर द हाईली डेवलप्ड ट्रीज, ठीक है, हाईली डेवलप्ड प्लांट्स। अब अगर हम बात करें जिम्नोस्पर्म की, तो एक बार जिम्नो को दे देते हैं अटेंशन भाई कि ये कहाँ से ऊपर है? टेरिडो से ऊपर है, क्योंकि टेरिडो के पास क्या नहीं थे? सीड हैबिट नहीं थी। जिम्नो क्यों ऊपर है? क्योंकि उसके पास सीड हैबिट है ना, उसके पास क्या है? सीड हैबिट है। और अगर हम बात करें तो ये एनजीओ से क्यों कम है? क्योंकि इसके जो सीड्स हैं वो नेकेड हैं, और एनजीओ के पास जो है वो क्या है? ओवरी है, फ्रूट है, फ्लावर्स है, सब कुछ है ना। तो ये सारी कहानी हुई आपकी, ये हुए एवोल्यूशनरी कैरेक्टर्स। इस तरह से हमने कंप्लीट किया जिम्नोस्पर्म्स को। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी अबाउट द एंजियोस्पर्म्स, और इस तरह के सारे ही लेक्चर्स, इन सारी इंपॉर्टेंट और क्वालिटी एजुकेशन जो कि मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है, इसको अचीव करते रहने के लिए, इसको अवेल करने के लिए आपको मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है 3 अलग अलग प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। यूट्यूब चैनल तो आप सभी जानते ही हैं, लेकिन अगर आपको उसके डिस्ट्रैक्शन से बचना है तो आप आ सकते हो, आप स्विच कर सकते हो मैग्नेट ब्रेन्स की ऐप के ऊपर, और साथ ही साथ आप इन्हीं सारी फैसिलिटीज को अवेल कर सकते हो मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट से भी, विच इज द www.magnetbrains.com। यहाँ पर आपको ये सारे ही कोर्सेज एब्सोल्युटली फ्री प्रोवाइड किए जाते हैं। कोई सब्सक्रिप्शन, कोई कूपन कोड आपको यूज नहीं करना है। ई नोट्स और ई बुक्स के लिए जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। उसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हो यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, हर जगह, ठीक है। क्लियर है इतनी बात? अगर तो भूलना मत नेक्स्ट लेक्चर में आ जाना पढ़ने के लिए एंजियोस्पर्म्स। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।